सो ओके एवरीवन, स्टार्ट करें यहाँ से। दिस इज योर थर्ड लेक्चर ऑन इशू डिवेंचर्स अकाउंटेंसी टर्म 2 12th क्लास। फर्स्ट 11 क्वेश्चंस हमने किए थे लास्ट क्लास में, जिसका टॉपिक था इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। याद है ना, कैश के दो पार्ट्स थे, कौन कौन से? लमसम एंड इंस्टॉलमेंट्स। लमसम में और इंस्टॉलमेंट में। लमसम में हम वन टाइम में पेमेंट करते हैं, मीन्स कंपनी पब्लिक से वन टाइम में पैसा रेज करती है। अगर एक डिवेंचर 100 का है तो 100 रुपीज ही मिलेंगे विद प्रीमियम या आफ्टर डिस्काउंट। तो वहां एप्लीकेशन अलॉटमेंट काउंट क्रिएट होता है। ये क्लियर है? सेकंड, इंस्टॉलमेंट्स में लाइक शेयर्स, पार, प्रीमियम या डिस्काउंट, कोई भी केस होता है उसमें भी। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट, फाइनल कॉल, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये सब हमने डिस्कस किया था सेकंड लेक्चर में, लेक्चर 2। तो लेक्चर 1 वाज अ बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लेक्चर था वो आपका, जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं, मेनली जर्नल एंट्रीज होती हैं। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जब हम इन सब बातों को अंडरस्टैंड करते हैं, जर्नल एंट्रीज को। अब थर्ड लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ। बिफोर दैट, वन स्टूडेंट हैज अ डाउट इन 8th क्वेश्चन। तो हम ये टीएस ग्रेवल बुक कर रहे हैं 12th क्लास में। एक्सलेंट बुक, नेशनलाइज्ड लेवल पे ये बुक की जाती है। तो टीएस ग्रेवल बुक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी सबके पास बुक, टीएस की बुक है सबके पास सामने? ठीक है, ओपन है। तो 12th क्वेश्चन में क्या डाउट है बेटा, बताइए। 8th क्वेश्चन सॉरी। तो जो लोग ऑनलाइन हैं या बाद में रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, तो वो टीएस ग्रेवल बुक का पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 10.64। बिकॉज लास्ट क्लास के बाद कुछ स्टूडेंट्स का आ रहा था कि कौन सी बुक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि चंडीगढ़ से नहीं है। तो टीएस ग्रेवाल बुक हम फॉलो करते हैं। टर्म 1 में भी हमने कंप्लीट बुक की थी। तो पेज नंबर इसका क्या है? 10.64। न्यू बुक है ना ये? हाँ जी। तो 10.64 पेज पे क्वेश्चन नंबर 8 है टीएस ग्रेवाल बुक का। हाँ जी, इसमें क्या डाउट है महेश? सर इसमें लाइन लिखी है अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेट्स प्रो राटा। सर और ये लमसम वाला केस है, तो सर हमने पैसे तो वापस कर दिए 2500 शेयर्स के ऊपर, तो ऑल एप्लीकेट्स को अलॉटमेंट नहीं, वो मीनिंग ऑब्वियसली बेटा वो वही बात होती है, थोड़ा लाउड बोलना आपने तभी रिकॉर्ड होगा। 10,000 को जब हम 7500 डिवेंचर्स देते हैं, तो इन्हीं 10,000 को हमने 7500 डिवेंचर्स दिए हैं, और इन्हीं इन्हीं के 2500 एप्लीकेशंस का पैसा वापस किया है। वेरी सिंपल। तो 10,000 वालों को 7500 डिवेंचर्स भी मिल गए, और उनकी जो 2500 एक्सेस एप्लीकेशन थी उसका पैसा भी उनको वापस मिल गया। सिंपल है ये। प्रो डाटा का मीनिंग तो यहाँ बनते नहीं ना कुछ भी, क्योंकि यहाँ कौन सा दो कैटेगरीज हैं, एक ही कैटेगरी है, उसको सारे डिवेंचर दे दिए। तो प्रो डाटा है नहीं है, क्या पता है। तो इस 10,000 में ए बी सी डी ई एफ जो भी पब्लिक होगी, सबको एक रेशो में मिले हैं। ये मीनिंग है प्रोडाटा का। हमें प्रोडाटा को यूज तो करना ही नहीं है, हमें तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी इनको वापस कर देनी है। सर अगर किसी बंदे ने मतलब 2500 में से उसके पास कोई शेयर थी, तो फिर तो वो फिर ऑब्जेक्शन उठा सकता लाउड है। बोलो, लाउड। सर अगर उसके पास कोई 2500 में से शेयर थी, कोई 7500 की तो शेयर उसको मिल गई, अगर 2500 में उसने पैसे पे कर दिए थे उसको, तो फिर वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है बाद में कि इस आप नहीं समझ रहे बात बेटा। अगर एक डिवेंचर होल्डर ए है, उसने 500 के लिए अप्लाई किया था, तो उसको 400 डिवेंचर्स दे दिए, और उसके 100 डिवेंचर्स का पैसा वापस, 100 एप्लीकेशंस का पैसा वापस कर दिया, तो क्या डाउट है इसमें? ऑब्जेक्शन क्या करेगा जब उसको मिल तो गई। प्रो डाटा का एक ही मीनिंग होता है, इक्वल प्रो डाटा, इक्वल रेशो। नो वन इज डिनाइड एंड नो वन गेट्स फुल। सिंपल। कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, बस सबको मिलेगा, बट उतना नहीं मिलेगा जितना वो मांग रहे, कम कम मिलेगा, क्योंकि प्रसाद कम है हमारे पास। सिंपल। सबको मिला है, किसी को मना नहीं किया। 500 वालों को 400 दे दिए, और बाकी 100 को हमने रिफंड, उन्हीं के मतलब 100 एप्लीकेशन को रिफंड कर दिया। तो इसलिए वो 500 किस में से है? 10,000 में से है, और ये 400 किस में से है? तो ऑब्जेक्शन किसका बन रहा है? सभी को तो मिल रहे हैं, जितने कम मिल रहे हैं उतना पैसा हम वापस कर रहे हैं।
आज और बताइए बिफोर एनीथिंग कोई डाउट है? बिकॉज जो टॉपिक आज हम करेंगे दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एग्जाम में लेके चलो आते ही आता है। हाँ जी, ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स जो भी हैं, आज ज़्यादातर स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था आज क्लास नहीं लगा पाएंगे। यस बेटा, मुझे अभी तक हमने क्वेश्चंस किए उसमें वर्किंग नोट्स की ज्यादा नीड है कि नहीं, मतलब ये वर्किंग नोट कहीं भी नहीं था, किसी क्वेश्चन में नहीं था। जैसे जो कभी कभी बीच में जो इन्होंने पेपर में डाले हुए हैं, हाँ तो उनके दिखाने की 20% ही है, और फिर हाँ, मतलब उतना तो दिखाना पड़ेगा। या जैसे फिर वो हम नरेशन में अगर लिख देते नहीं उतना दिखा दो बेटर है कि अगर बोलते 25% ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम या अलोंग प्रीमियम, तो थोड़ा सा एक लाइन जो लिखनी है हमें कि 25% का मीनिंग क्या बनता है, और वो हम फेस वैल्यू का ले रहे हैं, बस हमें तो अपनी नॉलेज को शो करना है कि मैं फेस वैल्यू का 25% ले रहा हूँ, मुझे पता है इस बात। अगर डिवेंचर डिस्काउंट पे है 90 रुपीज का है, अगर डिवेंचर 90 रुपीज का है या डिवेंचर 110 का है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी फेस वैल्यू को फोकस करना है। राघव, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। यस बेटा, आगे चलते हैं आगे। चलिए, और कोई डाउट किसी का? सर यस यस मेघा। सर बुक में लिखा है कि अगर डिबेंचर्स विद इन 12 मंथ्स भी रिडीमेबल है तो वो करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा, बट सर वो अदर करंट लायबिलिटीज में नहीं आएगा। रिपीट करो बेटा एक बार, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी, रिपीट करो। सर बुक में लिखा है कि डिबेंचर्स जो विद इन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल में रिडीमेबल है तो वो करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा, बट हमने बैलेंस शीट में पढ़ा था कि वो अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। इसमें दो पॉइंट्स है बेटा, ये पोर्शन मैंने अभी पेंडिंग रखा हुआ है, बिकॉज मैंने जैसे कल कहा था कि हम लास्ट में एक थ्योरी लेक्चर आपके लिए फ्रेम करेंगे और एक कंप्लीट पीपीटी उसके ऊपर इशू करेंगे आपको। मैं उसको भी खुद डिजाइन कर रहा हूँ पीपीटी को ना, बिकॉज जो पीपीटी इस टाइम आपको करवा रहे हैं वो तो अबाउट है, लेकिन एक बहुत डिटेल्ड पीपीटी बनाई जा रही है, फिर बाद में उसको एनिमेशन में कन्वर्ट किया जाएगा, तो उसमें मैं ये पॉइंट समझाऊंगा आपको। बट अभी आपका डाउट है वो थोड़ा सा इन शॉर्ट बता देता हूँ। दो सिचुएशंस होती हैं। नंबर वन, जब आज आप डिवेंचर इशू कर रहे हो, मैं एग्जांपल भी लेता हूँ साथ में ना, ऐसे समझ नहीं पाओगे आप। स्क्रीन चेंज होगी आपके पास? यस देखिए बेटा, मैं केस वन ले रहा हूँ। सपोज 1 अप्रैल 2020 को आपने 10,000 डिवेंचर इशू किए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो थ्योरी 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है, ये जो आपने पूछा है। 10,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, राइट जी। अब ये रिडीम कब करने हैं? अगर ये आज डिसाइड हो जाता है कि ये डिवेंचर हमने फॉर एग्जांपल जनवरी 1 2022 को रिडीम करने हैं, ये पहले डिसाइड हो गया। अब ये तो आज आपने इशू किया है, इशू के वक्त तो हमें ये सोचना ही नहीं होता कि वो कहाँ शो होंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि 1 अप्रैल को या आप इशू 1 जुलाई को करते हो, 18 जुलाई को करते हो, कभी भी कर दो, इशू का कोई डेट नहीं है। लेकिन जिस दिन इशू करने हैं उस दिन बैलेंस शीट तो बननी नहीं है, ये तो ऑब्वियसली है। बैलेंस शीट तो भाई एक ही दिन बननी है, दैट इज अ रिपोर्टिंग डे, और रिपोर्टिंग डे क्या है? 31 मार्च है वो तो जब मेरी पहली बैलेंस शीट बनेगी, अब ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जो फर्स्ट बैलेंस शीट होगी दैट विल बी ऑन 31 मार्च 2021। मुझे वहां पे खड़े होके देखना है कि क्या ये डिवेंचर विद इन द 12 मंथ्स या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल रिडीमेबल है। अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल पे एक लेक्चर हम यहाँ डिवेंचर या शेयर चैप्टर में फ्रेम करते हैं थ्योरी के अंदर, तो वो भी एक अलग से लेक्चर में फ्रेम करूंगा, और वो मैं रिकॉर्डिंग्स करके ना आपको शेयर कर दूंगा, अलग से एक रिकॉर्डिंग कर देंगे, सो दैट हमारा वो हाफ एन आवर सेव होगा हमारा, विद ऑल एग्जाम्पल। मैं आपको ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स और विच एवर इज लेटर, वो सब चीज़ें जो कंफ्यूजन होता है ना आप लोगों के लिए, वो एक लेक्चर ही फ्रेम कर देंगे फॉर एवर, क्योंकि ये चीज़ की तो जरूरत आपको आगे भी है। जैसे आप +2 के आगे जाएंगे आपको कंपनी अकाउंट से मिलनी है, कॉर्पोरेट लाइफ ही मिलनी है आपको आगे, तो वहाँ ऑपरेटिंग साइकिल का हर एक डेफिनेशन में मीनिंग है, इंपॉर्टेंट है, तो वो एक लेक्चर अलग से शेयर करेंगे। अभी मैं उस टॉपिक को स्किप कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे खड़े हुए देखो बेटा, आप बैलेंस शीट में 31 मार्च 2021 को आप स्टैंड कर रहे हो, वहां से 1 जनवरी 2022 9 मंथ्स के अंदर आ जाएगी। कितना गैप है इसमें? 9 मंथ्स है।
9 मंथ से तो रहेगी ना। ये हमारी पहली बैलेंस शीट है। पहली ये वो डेट है जहां हमें सोचना पड़ेगा, इससे पहले तो सोचना ही नहीं, क्योंकि हमने इशू किया ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी 1 अप्रैल भी ड्यूरिंग द ईयर है और बाकी डेट्स भी ड्यूरिंग द ईयर है। 365 डेज में से कभी भी कर दो इशू। आपको सोचना ही कब पड़ेगा, देखा कब सोचना पड़ेगा, 31 मार्च 2021 को। अब ये 100% श्योर है कि ये करंट लायबिलिटीज के अंडर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में जाएंगे। इट विल बी शोन एज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। इसलिए आपकी बुक्स में ना ऐसे एक एग्जाम्पल कोट करके समझाया होता है। टीएस की बुक जब आप पढ़ोगे तो टीएस की बुक में आई थिंक 4th पेज पे ये डिस्क्रिप्शन है, 4th या 5th पेज पे ये आपको समझाया हुआ है एग्जाम्पल जो मैं भी समझा रहा हूँ, जहां आपको बैलेंस शीट बना के भी दिखाई हुई है। ओपन कर लेना बाद में, आई थिंक 4th पेज होगा थ्योरी का। तो वहां पर उन्होंने इसे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में शो किया होगा, बाकी बुक आपके पास है अभी भी चेक कर सकते हो। करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, क्योंकि जब हमने इशू किए उसी टाइम ये डिसाइडेड है। कोई भी चीज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, ये बार बार लिखा होता है बुक्स में, इट डिपेंड्स ऑन द इशू डेट, सॉरी इट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ इशू, कि वहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि कब रिडीम करना है। टर्म्स ऑफ इशू मींस वहां हम क्या बता रहे हैं, व्हेन टू रिडीम, ये सब वही डिसाइड हो जाता है। तो मेरे पास ये बैलेंस शीट में कहाँ लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा बेटा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में, क्योंकि बोरिंग्स है ही शॉर्ट टर्म। तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा कि सर ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, पहली बात तो। फिर अगर लॉन्ग टर्म हुई तो वो पॉइंट आता है कि हम उसे अदर करंट लायबिलिटीज में लेके जाएंगे। वो ये डाउट है ना आपका, करंट मैच्योरिटीज बोलते हैं हम इसको, ये ना आपका डाउट Yes, sir. कि हम उसको कई बार करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स बोलते हैं। तो अब आप इस वर्ड को बोल के देखो, करंट मैच्योरिटीज, महेश यहाँ देखो, छोड़ दो उसको, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। तो ये तो लॉन्ग टर्म डेट कोई बने नहीं, तो इस पे वो पॉइंट कैसे अप्लाई होगा, जो पहले नॉन करंट लायबिलिटी बनेगा, लॉन्ग टर्म डेट बनेगा या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का पार्ट बनेगा, उसी को तो आगे जाके हम क्या नाम देंगे, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या नॉन करंट डेट्स या लॉन्ग टर्म डेट्स, कोई भी नाम बोल लो। ये तो कोई बने नहीं, इसलिए ये तो पहले ही दिन डिसाइडेड था। मैं पहली बैलेंस शीट बना रहा हूं, फर्स्ट बैलेंस शीट में ही ये कहाँ आया, वहां से इसकी नेचर फिक्स होगी। अब आपको पता है दो ही नेचर्स है बेटा, जब भी हम पैसा बोरो करते हैं किसी से भी, पब्लिक से एज ए डिपॉजिट, एज ए डिवेंचर, एज ए बॉन्ड्स, बैंक से लोन ले रहे हो, किसी से कुछ भी पैसा ले रहे हो, उसकी पहली नेचर क्या बनती है, तो यहाँ फर्स्ट नेचर ही क्या बनी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। क्योंकि मुझे पता है कि 9 मंथ्स के एंड पे मुझे पैसा देना है, तो मैं इसे लॉन्ग टर्म में डाल ही सकता। अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एक ही हेडिंग है हमारे पास। अब अगर दूसरा हेडिंग अगर देखें, शॉर्ट टर्म बोरिंग के बाद जो दूसरा हेडिंग है अदर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर दो हेडिंग है ना, जहां पे हमें होता है कि एक तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएगा या ये अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। अदर करंट लायबिलिटीज में भी 8-9 पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म। तो क्वेश्चन राइज ही नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये नॉन करंट कभी बने नहीं, तो इसकी करंट मैच्योरिटी वाला पॉइंट आने वाला ही नहीं है। ये एक डिफरेंस है, बट इसके ऊपर एक सेपरेट से वीडियो बनाकर मैं आपको शेयर कर दूंगा इसी चैप्टर के एंड तक। ओके, अब तन्वी को डाउट है, जैसे हम फिर जब हमने 1 अप्रैल को हमने इशू किया, तो फिर वो जो 1 अप्रैल से जो 31 मार्च तक का जो टाइम, उसको तो हमने कहीं देखा ही नहीं कहाँ गया, क्योंकि हम तो नेक्स्ट 9 मंथ का देख रहे हैं। नहीं बेटा, देखो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं कि जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है, ये सब बातें वहां इंपॉर्टेंट है, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, उस दिन हमें डिसाइड करना है, उससे पहले तो डिसाइड नहीं करना है। ड्यूरिंग द ईयर वो जो तुम कह रहे हो टाइम, उसमें डिसाइड करना ही नहीं हमें, क्यों करना है डिसाइड। आप कह रहे हो कि 1 अप्रैल को ये क्या है, नहीं सर, जैसे कि अगर हम देखा जाए 1 अप्रैल से अगर हम 9 मंथ का देखें, तो ये तो 12 प्लस 9 मंथ के लिए मिला ना। हाँ देखो ये हो गए 12 मंथ्स और 9 मंथ, और ये हो गए 9 मंथ्स, 12 + 9 21 हो गए। यस सर। तो फिर ये वो नहीं हो गया, लॉन्ग टर्म में नहीं हो गया। कब हो गए लॉन्ग टर्म, 1 अप्रैल को लॉन्ग टर्म है ना, यस सर। तो 1 अप्रैल तो बैलेंस शीट नहीं बन रही। 1 अप्रैल ड्यूरिंग द ईयर बोलते हैं उसको, तभी मैंने बोला ना। अब आप 1 अप्रैल को इशू करो या 1 मई को करो या किसी भी डेट को करो, उस दिन तो ये सोचने नहीं है। फिर अगर 2 दिन पहले बनती है फिर नहीं, वो तो पॉइंट ही नहीं बेटा, ड्यूरिंग द ईयर तो एक ही डेट होगी ना। अगर मान लो 2 दिन पहले बनती, सपोज, अब ये 2 दिन पहले का मतलब है कि मैं 28 मार्च को इशू कर रहा हूँ,
और रिडीम होने हैं 1 जनवरी 2022 को, तो ऑब्वियसली जो 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 बैलेंस शीट इस लेवल पे बनेगी वो तो कौन सी डेट होगी? 31 मार्च 20। पहली बैलेंस शीट। मैंने क्या बोला? पहली बैलेंस शीट में इसकी नेचर क्या फिक्स हो रही है। अब 28 मार्च के बाद 3 दिन के बाद जो पहली बैलेंस शीट बनेगी दैट इज 31 मार्च, उस दिन हम इसको बोल देंगे ये तो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, ये तो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इसमें कितना गैप है? 21 मंथ्स का, 21 महीने हो गए, तो 21 मंथ्स तो 12 मंथ से ज्यादा है। हाँ, हो सकता है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से ज्यादा का हो, पर अभी मुझे डिफाइन तो नहीं है ना, क्योंकि हमेशा लॉ में क्या लिखा होता है कि फॉर ऑपरेटिंग साइकिल इज नॉट डिफाइंड। अदरवाइज रियल लाइफ में तो ऑपरेटिंग साइकिल पता है मेरा क्या है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ लिख दिया जाए कि ऑपरेटिंग साइकिल, एक मान लो मैं एक आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ कि ऑपरेटिंग साइकिल जो है यहाँ पर वो 24 मंथ्स का है, फिर तो ये करंट लायबिलिटी ही है। शॉर्ट टर्म बोरिंग, इसकी पहली नेचर ही क्या फिक्स होगी? शॉर्ट टर्म बोरिंग, क्योंकि मेरे 12 मंथ्स तब इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बिकॉज वो लेक्चर डिटेल में मिल जाएगा आपको, 20-30 मिनट्स का होगा। बट इन शॉर्ट आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए 12 मंथ्स, जो कि एक स्टैंडर्ड फिक्स है कि अगर नहीं लिखा तो ऑपरेटिंग साइकिल भी 12 मंथ्स का है और 1 ईयर भी 12 मंथ्स का है। बट अगर 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल में जो चीज भी बड़ी होगी, जो लेटर होगी या जो बाद में आएगी, है ना, विच एवरेज इज हायर, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। तो अब सपोज मेरी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 24 मंथ्स है। ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन क्या है, मैं एक मिनट के लिए सुना देता हूँ आपको। ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन है, ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम, ये टाइम है बेटा एक, इट इज अ टाइम गैप बिटवीन द, लिखने की नीड नहीं, वो बाद में आपको सब मिल जाएगा उसके अंदर, वीडियो के अंदर। इट इज अ टाइम गैप बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग and its realizable time, its realized time to be in cash or cash equivalent। तो एक एसेट को मैं एक्वायर करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एसेट का मीनिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं, एसेट्स मींस जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमारी करंट एसेट्स हैं, स्टॉक है, डेटर है ना, जो हमारी जिसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो कोई भी एसेट ले लो, चाहे स्टॉक ले लो, आप रॉ मटेरियल ले लो, तो रॉ मटेरियल, स्टॉक, गुड्स, ये हमारी आज करंट एसेट्स हैं। आज मैंने इसको परचेज किया, मैं रॉ मटेरियल परचेज करूंगा, मेरा एक वो वीडियो है, मैं आपको बना के दूंगा दोबारा नया, तो उसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ कि रॉ मटेरियल लेते हैं हम, फिर उस रॉ मटेरियल को हम वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करते हैं, फिर फिनिश गुड्स बनती है, फिर फिनिश गुड्स को हम सेल कर देते हैं, सेल भी क्रेडिट पे करते हैं, फिर डेटा टाइम लेता है 2-3 मंथ्स का। तो हो सकता है कि मैंने आज रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको दोबारा कैश में कन्वर्ट होने में 16 महीने लग जाए, 12 महीने से ज्यादा का टाइम लग जाए। अगर तो 12 महीने से कम टाइम लगता है, डजंट मैटर। जैसे मेरा कोचिंग सेंटर है, मेरा कोई भी कोर्स 12 महीने से कम का ही होता है, कभी भी वो आगे नहीं जाएगा, 1 ईयर से ज्यादा जाएगा नहीं, एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि 12th के जो एग्जाम है वो जून तक भी क्लियर नहीं था कि होने नहीं होने, तो हमारा बैच चलता ही क्या, जो बैच हमारा फेब में ओवर होता है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून पढ़ाते गए जब तक, अब क्या करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, तो वो एंड तक रहा। तो लास्ट ईयर हमारा जो था ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने का बन गया। हमने आपसे फीस चार्ज की 12 मंथ्स की, जबकि आपको टीच किया 15 मंथ्स, डजंट मैटर, क्योंकि हमारी जो कमिटमेंट अब आपकी टिल एग्जाम होती है, तो इसलिए मेरा ऑपरेटिंग साइकिल थोड़ा सा 3 मंथ ज्यादा हो गया था लास्ट ईयर। तो वो हो सकता है कभी, तो किसी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा हो सकता है, एनी कुछ भी। शिपिंग कंपनीज ले लो आप, शिपिंग कंपनीज जो शिप्स मैन्युफैक्चर करती हैं, तो शिप्स मैन्युफैक्चर करने में तो उनको 2-2 साल लग जाते हैं, तो हो सकता है किसी का ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा हो। तो अब अगर ऑपरेटिंग साइकिल किसी का 24 मंथ्स है, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे भी ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के, तो मैं एक साथ सबका आंसर दे रहा हूँ। 24 मंथ्स अगर है, फिर तो 21 महीने मैटर नहीं करते, फिर तो वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही आ गया। तो इसलिए लॉ ये कहता है कि एनी डेट्स विच इज पेबल विद इन द 12 मंथ्स और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, इट इज ए करंट लायबिलिटी। अब यहाँ क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल लिखा नहीं इस क्वेश्चन में, इट्स माय ओन एग्जांपल, तो इसमें हमने फिक्स नहीं किया या क्वेश्चन में मेंशन में नहीं है, तो फिर हम 12 महीने लेके चलेंगे। तो 12 महीने के बाद की जो लायबिलिटी है वो नॉन करंट लायबिलिटी है और वो लॉन्ग टर्म डेट्स है। अब इस केस में क्या होगा बेटा,
अब देखो, अब एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएगी। अब जो 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट बनेगी उसमें मैं इसको बोलूंगा, क्या बोलूंगा, नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसको बोल दूंगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है जी। अब उसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगी आपको पता ही है 31 मार्च 2021 को बनेगी। अब वो पॉइंट आएगा जो तुम पूछ रहे हो। अब हमें पता है कि ये मुझे 1 जनवरी 2022 को पे करना है, 9 मंथ्स के बाद पे करना है, जबकि मैं इसको पहले क्या मान चुका, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है वो शॉर्ट टर्म बोरिंग तो बनेगी नहीं, भी नेचर कैसे चेंज कर दोगे तुम, है ना। तो इसलिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को तोड़ने के लिए एक सब्स्टिट्यूट डाल दिया गया शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। क्या डिफाइन करता है वो, कि अब आपकी अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ड्यू हो रही है ड्यूरिंग दिस करंट ईयर, आने वाले 12 महीने में या ऑपरेटिंग साइकिल में, तो आप इसे ले जाओ करंट लायबिलिटीज के अंडर। कौन से, यस। अब ये हम लिखेंगे 31 मार्च 2021 को करंट लायबिलिटी एंड अदर करंट लायबिलिटी, और क्या बोलेंगे इसको, यस, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। मोस्टली बहुत से स्टूडेंट्स को बेटा ये डाउट रहते हैं, एग्जाम के एंड तक वो ये डाउट पूछते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनर को पता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका एरिया ऑफ नॉलेज वीक होता है, तो वो इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। अब टर्म 1 में नहीं आया बाय चांस, बैलेंस शीट में से भी एक्सपेक्टेड था ये, बट हमें पता था कि यहाँ पे जाके इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है जहाँ हमें डिवेंचर्स को क्लासीफाई करना है। तो अभी आपके लिए वो मैंने बता भी दिया, वैसे अलग से वीडियो भी डाल देंगे, उसको देखना। हाँ जी, चले आगे। और कोई डाउट, एनीथिंग एल्स, क्योंकि डाउट सेशन ऑलवेज इंपॉर्टेंट हमारे लिए, नया टॉपिक स्टार्ट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए फ्यूचर है ना हमारे पास, कभी भी एक एक्स्ट्रा क्लास हम रख सकते हैं, लेकिन अभी तक की स्टडी में से डाउट्स अगर रहते हैं उसकी टर्न कभी नहीं आएगी। और अब यू आर एट अ हाई रिस्क बिकॉज दिस सेशन इज विदाउट रिवीजन सेशन, कोई रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए जो करना है अभी करना है, बाद में कोई कुछ नहीं मिलेगा आपको। नोबडी कैन हेल्प यू। हाँ जी, ओके, चले फिर। हाँ जी, सुकुमन कुमकुम फिर कंपनी में से तो रजिस्ट्री, चले आगे बेटा। हाँ जी, फिर फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमको लोन लेने का फायदा हुआ ना फिर हाँ वो तो कंपनीज को, कंपनी, क्योंकि फिर हाँ, करंट रेशियो खराब हो गई उनकी बात। वो फायदा नुकसान की बात नहीं बेटा, जब कंपनी को फंड्स की नीड है तब है बस, तो उस टाइम देगी। ये तो बात के सब चांसेस है कि हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, फर्क कोई नहीं पड़ता, देना ही पैसा बस, शो ही तो करना है। तो फिर करंट रेशियो क्यों खराब कर दी अपनी शुरू में लेके। कोई बात नहीं, फिर क्या होता है, वो तो वही तो है ना कि आगे की कंसिक्वेंसेज है वो तो, कि जब लोन लिया कब पे करना है उसके हिसाब से बैलेंस शीट में डिवाइड हो जाएगा तो आगे रेशियोज पे इफेक्ट आ जाएगा। रेशियोज क्या है, वो तो एक जस्ट एनालिसिस है, क्या होता है उससे, कुछ नहीं होता, उससे कोई रियल टाइम इफेक्ट थोड़ी आता है, ये तो एनालिसिस है, करने वाला करता है कोई और नहीं भी करता कोई, तो कंपनी रेशियोज कैलकुलेट करके देगी या इन्वेस्टर करेगा, तो उसके हिसाब से वो देखेगा। हाँ, उसको अगर किसी को पता है कि विद इन 9 मंथ्स कंपनी ने पे करना है तो वो करंट लायबिलिटीज का पार्ट बनेगा, तो करंट लायबिलिटी पे इफेक्ट आएगा, तो करंट लिक्विडिटी पे इफेक्ट आएगा, तो ये बस, वो तो आगे की चीजें हैं, इंटरलिंक चलेंगे वो तो, पर जब लोन लेना है तो लेना ही है, आगे चाहे ये कहीं भी जाए। ठीक है जी, डिपेंड करता है कि पे कब करना है हमने। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। हाँ जी हिम्मत, तो मतलब बेसिकली उस पर डिपेंड करेगा कि करंट मैच्योरिटी तो लॉन्ग टर्म डेट है, ये बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल पे डिपेंड करेगा। नहीं बेटा नहीं, मैं फिर सिंपल वर्ड में बोल देता हूँ, जब आप कोई भी लोन लेते हो या कोई डिवेंचर इशू करते हो, इशू करने के बाद जो पहली बैलेंस शीट बनती है, पहली बैलेंस शीट जैसे फर्स्ट बर्थडे इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, जब पहली बैलेंस शीट बनती है उस दिन हमने उसकी नेचर क्या फिक्स की, तो फर्स्ट बैलेंस शीट के ऊपर खड़े होके देखो कि वो आने वाले 9 मंथ्स में आने वाला है या 12 मंथ्स में आने वाला है। अगर वो आने वाले 12 मंथ्स में आने वाला है या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आने वाला है, ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग क्या है कि अगर सपोज मेरा 12 मंथ्स 1 ईयर है और मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 16 मंथ्स है, वो कैसे आपको बता दिया कि आपके स्टॉक को, आपके रॉ मटेरियल को रियलाइज होने में कितना टाइम लगता है। अगर वो 16 महीने है तो आप 16 महीने में देख लो बस, वो तो एक लिमिट है। अगर मैं आपको खुद ही बोलूं कि मेरा ईयर 12 मंथ्स का है बट मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 60 मंथ्स का है, तो आपके लिए 12 मंथ्स तो इंपॉर्टेंट नहीं रहे ना हिम्मत, इसको तो आप देखोगे नहीं, आप लोग ठीक है अब तो आप लिमिट्स बड़े वाली दे रहे हो, मैं अब तो आप बड़े वाली लिमिट दे रहे हो,
तो अगर मैंने आपको लिमिट ज्यादा वाली दे दी, 16 मंथ्स वाली दे दी, तो अब आप 60 मंथ्स में देख लो कि क्या जिस दिन मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ 31 मार्च 2021 को, क्या वो 16 मंथ्स के अंदर अंदर रिडीम होने वाले हैं? तो क्या बन जाएगी? शॉर्ट टर्म बोरिंग। अगर वो 12 मंथ्स के बाहर हैं या 60 मंथ्स के बाहर हैं, ऑपरेटिंग साइकिल से भी बाहर है और 12 मंथ से भी बाहर है, हमें तो कोई एक लिमिट देखनी है जो ज्यादा वाली है। अगर मान लो मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 8 मंथ्स है, जैसे आपका कोर्स अभी 4 मंथ्स का है, आप अभी ज्वाइन करो आज, मैं आपको मार्च तक फ्री कर दूंगा, आपसे फीस चार्ज कर ली जाएगी, तो मेरा तो ये 3-4 मंथ्स का ही होगा, तो फिर भी 12 मंथ्स वाला सीन है। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 8 मंथ्स है, तब हम किसको देखेंगे मैक्सिमम? 12 मंथ्स को। तो विच इज लॉन्गर वन, हमें उसको देखना है जो बड़े वाला चीज है। तो अगर 12 महीने या 16 महीने के बीच में कोई चीज रिडीम हो रही है तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग है, अगर उसके बाद हो रही है तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग है। पहले इस चीज को समझो, ये समझ आ गई बात? बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल या बियॉन्ड द 12 मंथ्स, विच एवरेज हायर, वो लॉन्ग टर्म बोरिंग है, विद इन दैट शॉर्ट टर्म बोरिंग है। अब अगर कोई चीज लॉन्ग टर्म बोरिंग है तो उसका टाइम तो आएगा कभी ना कभी पे करने का, आएगा नहीं आएगा? तो जब नेक्स्ट बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 2022 को, तो हो सकता है उसके बाद विद इन 9 मंथ्स हमने उसको रिडीम करना हो, तो फिर आप उस दिन उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग में से निकाल के उसको वहां से उठाओ, वहां से पिक करो उसको बोलो भाई अब तेरी जगह ये नहीं है, तेरा स्टेटस चेंज होने वाला है। जैसे हम किसी को उठा के किसी और प्लेस पर देते हैं कि स्टैंड अप, अब वहां जाओ, वहां बैठो। तो ऐसे ही हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग में से इसको निकालना है और उसको करंट लायबिलिटीज के अदर करंट लायबिलिटी वाले पार्ट में, करंट मैच्योरिटीज में डाल देना है। तो इसलिए करंट मैच्योरिटी वाला पार्ट सिर्फ किसके लिए बना है बेटा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए बने, इसलिए उसका नाम ही क्या है? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। तो जो लॉन्ग टर्म डेट होगा उसका ही चांस बनेगा ना कि वो आगे आगे करंट मैच्योरिटी में जाएगा, और हर लॉन्ग टर्म डेट करंट मैच्योरिटी में तो आने ही आना है, क्योंकि कभी तो पे होना ही है। अब मुझे कोई भी डेट बोलो कोई भी डेट, आपका डेट ऑफ बर्थ बोल लो, तो उससे पहले तो वो बैलेंस शीट बनी होगी। अब आपको बोले किस मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 मई, तो फिर 31 मार्च लास्ट बैलेंस शीट है। इसलिए हर बार लिखा होता है लास्ट बैलेंस शीट में हमें डिसाइड करना है लास्ट बैलेंस शीट क्या थी। तो अगर किसी का इस वक्त जो बर्थडे है 16 मई 2022 को आएगा, तो उससे पहले बैलेंस शीट कब बनेगी? यही बनेगी। तो बस यहां खड़े होकर सोच लो कि वो क्या है आपके लिए। अब अगर आपका बर्थडे 16 मई को आने वाला है और हम 31 मार्च को खड़े हैं, तो 12 महीने के अंदर ही आपका बर्थडे आ जाएगा, और पेरेंट्स को पता है कि इसका बर्थडे आया मतलब मेरे 5,000 खर्च हो गए, तो आपके पेरेंट्स उस 5,000 को कहाँ डाल देंगे? करंट लायबिलिटी। सिंपल, गॉट इट ना? तो जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है उस दिन बस आपको डिसाइड करना है। तो मैं फिर यहाँ दो बातें बोल रहा हूँ, जिस दिन पहली बैलेंस शीट बनी थी या तो उस दिन डिसाइड हो गया कि ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, अगर वो पहली 12 महीने के अंदर था। पर अगर वो उस टाइम तो 21 महीने या 3 साल के बाद था या 5 साल के बाद था, तो पहले क्या बना? नो करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बना। उसके बाद फिर आगे जाके जो एक बैलेंस शीट आएगी जहां पे विद इन 12 मंथ्स में वो रिडीम होने वाला होगा, उस दिन वो क्या बना? करंट मैच्योरिटी। दैट्स व्हाई अगर हम टीएस बुक की बात करें, बुक देने की, देखिए बेटा ये आपकी टीएस बुक है, रिकॉर्डिंग जो सुन रहे हैं स्टूडेंट्स बाद में भी पूछते हैं, तो टीएस बुक के अंदर जो पेज नंबर है, ये बुक हम फॉलो कर रहे हैं क्लास में, जब हम इश्यू डिवेंचर चैप्टर के थ्योरी पार्ट में जाएंगे, और मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में वर्क दिया था कि बेटा ये 6 पेजेस आपको रीड करने हैं, तभी आपकी नॉलेज कंप्लीट होती है। फिर क्वेश्चन कहीं से भी आते हैं, कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो अपने आप में सबसे बड़ी चीज होता है कि कहीं से आने मुझे सब आता है, वो डर फोबिया कुछ नहीं होता एग्जाम से एक दिन पहले जो होता है। ये देखिए यहाँ पर ये बात समझाई गई है, यहाँ पे था पॉइंट, यस ये रहा, पेज नंबर 10.5 है, डिवेंचर्स व्हेन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स करंट लायबिलिटी, उसके बाद डिवेंचर्स व्हेन करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। तो जो मैंने समझाया वो यहाँ लिखा है, क्योंकि ये एज पर एक्ट लिखा हुआ है और किसी बुक में देखोगे सेम ही लिखा होगा। बस बात है कि इसको हम इस बुक से पढ़ें, इसके एक एक वर्ड को समझें और अंडरस्टैंड करके इसको अपनी नॉलेज का पार्ट बना लें। मैंने बस इस पॉइंट को अपने सिंपल वर्ड्स में समझा दिया आपको, बट ये आपकी नॉलेज का पार्ट होना चाहिए बिफोर गोइंग टू एग्जाम।
आगे चलते भाई आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलें। उस पहले कोई डाउट है किसी का? ठीक है, टर्म 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव है और इसमें कुछ चीजें टेक्निकल रहेंगी। एनपीओ, डिबेंचर्स, कैश फ्लो, ज्यादा फोकस हर टीचर का इसी में रहेगा, इन चैप्टर्स में रहेगा। हाँ जी, तो चलते हैं आगे पीपीटी में। ये सब हमारा हो गया है, डिबेंचर एट पार, प्रीमियम। देखिए आपकी बुक्स में सेकंड हेडिंग दिया है इशू डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश स्टार्टिंग फ्रॉम टीएस बुक के अंदर। ये कहां स्टार्ट है? 13 क्वेश्चन से। टीएस ग्रेबर बुक का ये क्वेश्चन नंबर 13 है जहां से स्टार्ट हो रहा है। बट अभी हम इसको नहीं करेंगे, बाद में करते हैं क्योंकि अभी हमारे लिंक में नहीं है पॉइंट। हमारा जो लिंक है वो क्या है? फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको बुक में मिलेगा इशू डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये भी आधे घंटे का टॉपिक है, हम बाद में कभी भी ले लेंगे, ये आपस में लिंक नहीं करते। ठीक है, ये आज का टॉपिक नहीं है, या फिर आज टाइम मिला तो हम इस तरफ आएंगे। दैट इज अ टॉपिक है, so that's we are here to go terms of issue of debentures। टॉपिक दीजिए बेटा सब लोग यहाँ पर। and I hope, I guess you have done all 12 questions या 11 questions of your TS book। 12 क्वेश्चन मैंने पेंडिंग छोड़ा हुआ है, वो आज हम कर लेंगे। हाँ, वो 6 और 12 जो भी क्वेश्चन पेंडिंग है वो इसी कारण से पेंडिंग है, इस टॉपिक के होते ही वो भी हो जाएंगे। और आज का आपका होमवर्क है टीएस बुक में से क्वेश्चन नंबर 31 से 35 या 36, क्वेश्चन नंबर 31 से 36 एक हेडिंग आपको मिलेगा। आज की क्लास के बाद ये आपका होमवर्क है। कितना इजी बेटा पढ़ना, कोई टेंशन नहीं है। आज मैंने एक टॉपिक समझाया बहुत डिटेल में, आपने उसका होमवर्क कर लिया। 5-6 क्वेश्चन का होमवर्क होता है। यही आपके 5-6 लेक्चर जब आप नहीं पढ़ते, होमवर्क नहीं करते, तो ये आपके लिए बैकलॉग बन जाते हैं, फिर टेंशन होती है आपको। तो डे बाय डे चीजों को आप करते जाइए, बहुत ईजी है बेटा। पेरेंट्स को जो हैप्पीनेस है ना, उससे ऊपर बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर आप पढ़ते हो और उनको लगता है कि आप डेली होमवर्क कर रहे हो, है ना, हैप्पीनेस देना आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए। तो अब यहां पर टर्म्स ऑफ इशू की बात आती है। क्या मीनिंग है इस बात का? जब मैं पैसा पब्लिक से ले रहा हूं, ध्यान सुनना बेटा, एक स्टोरी टाइप में हम करेंगे इस बात को, बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन कहीं नहीं है। जब हम पैसा पब्लिक से रेज करते हैं तो पब्लिक को ये बताते हैं कि हम आपका पैसा कब वापस करेंगे। आफ्टर 5 years करेंगे, आफ्टर 10 years करेंगे। दूसरा, जब हम पैसा वापस करेंगे तो कितना करेंगे। कितना मतलब, अगर मैंने आपसे 100 रुपीज लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 है, तो मैं 100 ही वापस करूंगा या ज्यादा वापस करूंगा। अब ज्यादा का मतलब लालच, कि मैं आपसे 100 रुपीज ले रहा हूं पर मैं आपको वापस करूंगा 110, 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करूंगा। या मैं आपको क्या बोलूंगा कि मैं आपसे अभी और अच्छा ऑफर बढ़ाऊं, एक ऐसा ऑफर आप मना नहीं कर पाओगे, तो मना कर ही नहीं पाएगा। अभी मैं आपको डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करूंगा। अभी मैं आपको 100 रुपीज का डिवेंचर कितने में दूंगा? 90 रुपीज में। बट जब 5 साल के बाद मिलेंगे हम, है ना, या कभी भी, मैं आपको 110 वापस करूंगा। तो आप ये बताओ, एज ए कंपनी मेरे लिए कितना लॉस हुआ? 30। दोबारा बोलता हूं, मैं आपको 100 रुपीज का डिवेंचर इशू कर रहा हूं 90 रुपीज में, 90 रुपए में। इसमें सब लिख के दिखाऊंगा बाद में। मेरा लॉस हो गया 10 रुपए का, जिसको आप क्या बोलते हो? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। फिर मैंने बोला अभी रुको, अभी स्कीम और है, ऑफर अभी और है। जब तुम वापिस आओगे 5 साल बाद, अभी तो तुम 90 रुपीज देके जा रहे हो, जबकि डिवेंचर कितने का मिल रहा है? 100 का। मेरे ऊपर लायबिलिटी तो 100 की क्रिएट हो रही है, मैं इंटरेस्ट भी 100 पे दूंगा आपको। लेकिन जब 5 साल के बाद मैं आपके डिवेंचर रिडीम करूंगा, इसकी रीपेमेंट करूंगा, पैसा वापस करूंगा, तो मैं आपको 110 रुपए दूंगा। तो ये भी तो लॉस है।
किसका? कंपनी का। डिवेंचर होल्डर्स का फायदा है। तो बुक्स तो डिवेंचर होल्डर की बन रही ना, कंपनी की बन रही है। तो कंपनी ये कहती है मार्केट से फंड रेज करना बहुत टफ हो गया है आज की डेट में, तो दैट्स वाई हम गोल्डन ऑफर्स दे रहे हैं कि भी 90 रुपीज दो, 110 रुपये ले जाओ। दिस इज कॉल्ड टॉपिक, क्या नाम है इसका? टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब इसमें क्या क्या आता है? ये तो जनरलिटीज है, चलिए हमें आती हैं ये सब पार्ट, स्टैंडर्ड पीपीटी का पार्ट है ये। तो जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, पहले इस क्वेश्चन को समझाता हूँ मैं। यहाँ ये बेटा सब लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है, लिखने की कोई नीड नहीं है कुछ भी, नथिंग टू राइट। समझिए, ट्राई करिए समझिए। पहला पॉइंट जो है आपके पास, मैं यहाँ लिखता हूँ इशू वर्ड। अगर आपने इस थ्योरी को 10 मिनट में समझ लिया तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, रिवाइज करने की तो मतलब ही नहीं इस टॉपिक को। इशू प्राइस क्या है, और बीच में लिखता हूं मैं फेस वैल्यू, राघव सामने देखो, और मुझे पैसे वापस कितने करने हैं, रिडम्पशन कितने में होनी है फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ स्टैंडर्ड 6 केस बनते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा बनते नहीं आई थिंक। देखिए कौन कौन से बनते हैं। सपोज मैंने इशू किया एट पार, कितने का? 100 का। एट पार मीन्स फेस वैल्यू, और मेरे डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 है। मुझे रिडीम भी किस पे करना है? एट पार पे करना है, 100 रुपीज में करना है भाई। तो इसका मीनिंग कुछ स्पेशल तो नहीं हुआ। तो मैं बोलूँ मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ कि आपकी फीस है 30,000, मैं आपसे 30,000 ही चार्ज करूंगा, दैट्स माई ऑफर। क्रिसमस ऑफर है ये, दिवाली ऑफर है ना। इससे बेस्ट ऑफर कभी नहीं मिलेगा आपको। 30,000 की फीस के अगेंस्ट 30,000 ही आपको देनी है। अब टाइम मत लगाओ, इस ऑफर को एक्सेप्ट करो, गोल्डन चांस है। और सर इसमें ऑफर जैसा क्या है? इसमें क्या था ऑफर जैसा? वो तो वैसे भी देनी है, हम आपसे ना भी बात करें तो 100 की चीज 100 में ही वापस करो, ऑफर तो कुछ है नहीं इसमें। सेकंड पॉइंट, मैं अभी एट पार इशू करूंगा 100 में, फेस वैल्यू मेरी 100 ही रहेगी, वो तो फिक्स ही होगी, बट मैं प्रीमियम पे रिडीम करूंगा आपको, तो ये तो ऑफर हो गया ना बढ़िया वाला। मैं आपसे 100 रुपीज लूंगा और आपको वापस कितने करूंगा? 110। तो ये एक बड़ा ऑफर बनता है मजेदार, कि 100 रुपए लिए हमने, वापस 110 रुपए करने। ये बताओ अल्टीमेटली कंपनी को लॉस कितना होगा? 10 रुपीज का। उस लॉस का क्या नाम है वो बाद में रख लेंगे हम, लॉस का कोई ना कोई नाम तो होता है, ये लॉस ऑन इशू लाइक दैट कुछ। लेकिन अभी लॉस की बात हो रही है, 10 रुपए का भी मुझे घाटा हो गया, सिंपल सी बात, लॉस हो गया। इतनी बात समझ आती है एज ए लेमैन, ये तो गलत हो गया। 100 रुपए लेके प्रॉमिस कितने का कर दिया? 110 का। तीसरा एग्जाम्पल, अगर मैं डिवेंचर एट डिस्काउंट ऑफर करूंगा आपको, एट डिस्काउंट कितने में? 90 रुपीज में फॉर एग्जाम्पल, फेस वैल्यू वही 100 रहेगी, और मेरा गोल्डन ऑफर है अब तो ये, आप मना कर ही नहीं पाओगे। आपको कितने वापस करने हैं मुझे? कंपनी कहती कि लाइफ टाइम ऑफर है ये, ऐसा ऑफर कभी मिलेगा नहीं आपको। आप हमें 90 रुपीज देके जाओ, प्रोडक्ट आपको 100 रुपीज का ही मिलेगा, इंटरेस्ट आपको 100 पे मिलेगा हमेशा, लेकिन जब रिडम्पशन का टाइम आएगा उस दिन मैं आपको 100 की जगह पे कितने वापस करूंगा। तो ये दो ऑफर है बेटा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी तो 6 पॉइंट्स हैं, आते ये 2 पॉइंट ही है, 1 और 2 जो मैंने लिखे हैं। ये तो पॉइंट ही नहीं हुआ कुछ, इसके बारे में हम वैसे ही जानते हैं, बाय डिफॉल्ट ही जानते हैं। अब लॉस कितना हुआ? 20 रुपीज का। दीज आर 2 पॉइंट्स। अगर आपको लगता है समझ नहीं आए तो बताइए, तो पूछिए दोबारा। ये प्रिंसिपल अमाउंट की बात करते हैं ना, मतलब इंटरेस्ट अलग से है ना। इंटरेस्ट तो बेटा हमेशा 100 पे मिलना है, वो तो फेस वैल्यू पे मिलेगा हमेशा। 10 रुपीज एक्स्ट्रा वो इंटरेस्ट की तो नहीं बात, नहीं, इंटरेस्ट की नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ
यू कैन से आपका बोनस है, डिवेंचर होल्डर का बोनस है, उनको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, मेरे लिए एक लॉस है, जो जीरो इसका डिस्काउंट, इंटरेस्ट से कोई लिंक नहीं है, जो जीरो डिस्काउंट कूपन वाले नहीं, उनमें नहीं होती ये सब बातें, वहाँ तो कुछ ही नहीं, वो तो अलग चीज है, उसको बीच में मत लेके आओ अभी। वहां तो इंटरेस्ट रेट होते नहीं, तो वहां तो जो एक्स्ट्रा देते हैं वही इंटरेस्ट होता है उनका। मैं तो यहाँ डिवेंचर्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल डिवेंचर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 9% डिवेंचर्स की, जीरो कूपन बॉन्ड की बात नहीं कर रहा। ठीक है जी, अब जो फालतू वाले केसेस है वो भी बना देते हैं, जो आपको ऑलरेडी आते होंगे। 6 केसेस कंप्लीट करते हैं हम अपने। इश्यूड एट डिस्काउंट दैट इज 90, रिडीमेबल एट पार, तो ये तो आपको ऑलरेडी आता है, ये तो आज का टॉपिक नहीं है, क्योंकि आपने जो डिस्काउंट केस किया यही था, 10 रुपए का डिस्काउंट दिखा दो, बात खत्म बस, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा लॉस तो नहीं हुआ ना कुछ। फिर नेक्स्ट है, मैं इश्यू करूंगा एट प्रीमियम, इश्यू करूंगा एट प्रीमियम कितने में, लेकिन रिडीम करूं एट पार, तो भी ये बात भी नहीं है, ये तो सर ने कल बताई थी हमें। अब ये 3 बातें जिनको मैं अब कट कर रहा हूं, ये हमें पहले से पता है, डिवेंचर्स मे बी इशूड एट पार, मे बी इशूड एट डिस्काउंट, मे बी इशूड एट प्रीमियम, बट रिडीमेबल एट पार ये बात आपसे कभी की नहीं हमने, क्योंकि उसका मीनिंग नहीं बनता कुछ, क्या करनी, जब सोई वापस करने हैं उस बात को बताने की क्या जरूरत है। अब एक 6 केस और बन सकता है, वो कौन सा है बताइए। प्रीमियम एट रिडीमेबल एट डिस्काउंट, नहीं, वो भी तो इंपॉर्टेंट केस है ना हमारा, अब आएगा। हमने इशू किए एट प्रीमियम, से 105 रुपीज में इशू किया हमने, ठीक है जी, बट अब फेस वैल्यू तो वही रहेगी हमारी 100 रुपीज, वो तो बात करने की जरूरत ही नहीं है हमेशा, बट मैं यहाँ प्रीमियम भी रिडीम कर रहा हूँ। हाँ कुछ भी बोल दो जो आपको अच्छा लगता है, एट 120 बोलना है 120 बोल दो, प्रीमियम 120 पे रिडीम कर रहा हूँ। यहाँ बताओ लॉस कितना होता है, मोस्टली मुझे रॉन्ग आंसर मिलता है स्टूडेंट का, तो 5 रुपीज का जो 50 लॉस की बात कर रहा हूँ भाई, लॉस बताओ बस अकेला, समझाऊंगा मैं बाद में, मोस्टली रॉन्ग आंसर होता है यहाँ पे। हाँ जी 15 रुपीज नहीं, यहां लॉस 20 रुपीज का है, ये 5 रुपीज, यही एक सिली मिस्टेक है बेटा जो स्टूडेंट्स करते हैं थर्ड केस में, वो इस 5 रुपीज को 20 से एडजस्ट कर देते हैं। अब इनके नेम्स क्या हैं सुनिए ध्यान से, नंबर 2 पे आते हैं। अगर मैं डिवेंचर इशू करता हूं एट प्रीमियम, उसका नेम आप सबको शेयर चैप्टर से पता है, हम उसे एसपीआर बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के अंदर वो रजिस्टर्ड होता है, उसके क्या क्या यूटिलिटीज हैं, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो बताया होता है। वो एक लो है कि एसपीआर में जो पैसा जाएगा वो सेक्शन 52 के हिसाब से यूज होगा, आप बिना मतलब के उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते, ये आपका फ्री रिजर्व नहीं है, राइट। लेकिन जो हम आज बात कर रहे हैं, जो मुझे प्रीमियम ज्यादा पे करना है, प्रीमियम वापस करना है, जिसका नेम है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, जैसे अभी इस क्वेश्चन में 5% एसपीआर था हमारे पास 5 रुपीज का, क्योंकि हमेशा हर चीज फेस वैल्यू के ऊपर है। जब मैं 105 लिखता हूं तो उस 105 का मीनिंग है कि अगर मेरे डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 है तो 100 का 5% दैट इज 5 रुपीज। तो अगर मैं आपसे 5 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहा हूं, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, अगर कंपनी डिवेंचर होल्डर से 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है तो कंपनी को लॉस थोड़ी हुआ कुछ, कंपनी को तो एक कैपिटल गेन हुआ है एक तरह से, जिसको हम बोलते हैं एसपीआर। लेकिन अब यहां कंपनी एक अलग बात कर रही है कि जब आप हमें 5 साल के बाद मिलोगे तो हम आपको 120 वापस करेंगे। 50 रुपीज क्यों दिखता है आपको, क्योंकि आप मेरी पहली वाली पॉइंट को भूल जाते हो। पहला पॉइंट क्या है,
फेस वैल्यू के हिसाब से सोचिए बेटा हर चीज को। फेस वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जब भी कोई डिसाइड करना है, आपको यहाँ 100 की जगह पे 120 वापस करना है। जो 5 रुपये हमने एक्स्ट्रा लिए हैं वो तो हमने लेके अपने एसपीआर में डाल दिए, वो वहां खत्म हो गए और वो यूज भी हो जाएंगे 5 साल में। उसके 5 या 6 यूजेस हैं एज पर एक्ट। लेकिन जब हम ये बात करें कि हमने आपको 120 रुपये वापस करने हैं, तो इट मीन्स वहां प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20% है। 20% किसका? फेस वैल्यू का 20%। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर ये सिंपल बातें क्लियर हो जाएं तो डाउट है ही नहीं कुछ। अब नो डाउट आर्मी हो फिर तो एक्शन लेना आपको। 100 का 20% 20 रुपीज हो गया, तो 20 रुपीज आपको यहां वापस करने एक्स्ट्रा, जो आपके लिए आज एक लायबिलिटी है बेटा। आज आपके लिए लायबिलिटी है, ये आपके लिए एक नॉन करंट लायबिलिटी है। अब नॉन करंट लायबिलिटी है ये, जो आपको पता है कि 5 साल के बाद जब कभी डिवेंचर्स को रिडेम्पशन का टाइम आएगा तब देने हैं पैसे, आज नहीं देने। आज सिर्फ डिक्लेयर करना है, बस बोलना ही है कुछ, लेकिन पे कब करने हैं? 5 साल के बाद। तो ये है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन काउंट। ये आपका लॉस है। देखो आप सबको पता है जब एक लायबिलिटी क्रिएट होती है वो आपके लिए क्या बनती है? लॉस। लॉस उसका डेबिट नेम होता है और लायबिलिटी उसका क्रेडिट नेम। इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको जर्न एंट्री बताऊं और आप उसको याद करो, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गई तो जर्न एंट्री तो आपको अपने आप ही डाइजेस्ट हो जाएगी। ये जो 20 रुपीज मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको पे करूंगा आफ्टर 5 इयर्स, ये मेरे लिए लॉस भी है और लायबिलिटी भी है, डेबिट भी और क्रेडिट भी है। पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस। हर बात बेसिक के थ्रू बता रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस, प्रूडेंस ये कहता है अगर आपने कुछ ऐसा इवेंट हो गया, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन या इवेंट होगी जिससे वो लॉस राइज हो गया, चाहे पे हमने फ्यूचर में करना है। आप मेरे से आज पढ़ लो, अब बोलो सर फीस हम आपको 5 साल के बाद देंगे, जब मैं जॉब करूंगा तब आपको फीस दूंगा। ऐसा हुआ भी हमारे साथ लास्ट 21 ईयर्स में। जब स्टूडेंट्स की कोई फाइनेंशियल कंडीशन पे उसने हमें बोला कि सर मुझे पढ़ना तो आपसे ही है लेकिन आपकी फीस मैं तब दूंगा जब मैं जॉब करूंगा, तो फिर हमने उसको सपोर्ट किया। वो +1 से लेकर बीकॉम तक 5 साल यहाँ पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर जाके वो MBA वगैरह करके जॉब कर रहे हैं और उसके बाद वो फीस पे करने आता है, तो भी उसकी लायबिलिटी तो उसी दिन क्रिएट होगी जब वो यहाँ रजिस्टर्ड होता है। सर्विस तो आज ही ले रहा है, मेरी भी इनकम क्रिएट होगी, उसका भी एक्सपेंस क्रिएट हो गया। बट क्योंकि उसे पे नहीं की फीस, मेरी क्या बन गई? एसेट। मेरी एसेट बन गई और उसके लिए लायबिलिटी बन गई। इसलिए प्रूडेंस ये कहता है अगर आपको सर्विसेज आज मिल जाती हैं तो आपका लॉस आज का माना जाएगा। तो इसका नेम पता है क्या बनेगा? इसको बोलेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर के इशू पे ये लॉस हो गया मुझे 20 रुपीज का। यहां मैं एसपीआर की बात नहीं कर रहा, क्यों करूं? वो डिफरेंट बात है भाई। ये 5 रुपए एसपीआर में जाएंगे, वो जा चुके हैं, उसका इस 20 से कोई लिंक ही नहीं है, कोई है ही नहीं लेना देना इसके साथ। ये जो 20 रुपीज हैं ये लॉस है 20 रुपीज का, ये लॉस ऑन इशू डिवेंचर है। और क्योंकि हमें 5 साल के बाद पे करना है, ये लायबिलिटी भी है। तो आज मेरी जो बैलेंस शीट बनेगी बेटा ध्यान से देखिए, अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं आपसे। आज जो मेरी बैलेंस शीट बनेगी सपोज 31 मार्च 2021 को मेरी बैलेंस शीट बन रही है और मैंने डिवेंचर इशू किए हैं सपोज 1 अक्टूबर 2020 को, कभी भी किया है मैंने इशू ड्यूरिंग द ईयर, जिसका फाइनेंशियल ईयर एंड है 31 मार्च 2021। मैं उसमें ये जो अकाउंट है, हाँ जी क्या नाम है इसका, इसे मैं अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज में ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा वो बात बाद में कर लेंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज में कहाँ आएगा? वैसे तो आपको आइडिया हो गया होगा कहाँ आएगा। हम प्रीमियम और रिडम्पशन काउंट को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में ले जाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज में। लेकिन बोरिंग तो नहीं ना, बोरो तो नहीं किया हमने पैसा। डोंट थिंक ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, मैंने बोरो थोड़ी किया है, मैंने पैसा लिए ही नहीं आपसे कुछ 20 रुपीज में से, मैंने तो वापस करने का प्रॉमिस किया है, मेरे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हुई है। ठीक है जी। दूसरा ये जो लॉस है, इस लॉस के बारे में आपसे मैंने पहले भी डिस्कशन की थी बट डिटेल में भी आई नहीं डिस्कशन। जो लॉस होते हैं हमारे, लॉस ऑन इशू, जिसका नाम लॉस ऑन इशू भी है और कभी कभी इसका नाम डिस्काउंट ऑन इशू भी है। कॉमन नेम क्या बन गया दोनों का? लॉस। भी डिस्काउंट भी तो लॉस ही है ना।
अगर आप 100 रुपीज का डिवेंचर 95 में इशू करते हो तो आपको कितने का लॉस होता है? 5 रुपए का। बुक छोड़ दो बेटा, अभी वो घर पे पढ़ने की चीज होती है, अभी नहीं, छोड़ दो उसको, क्यों माइंड को डाइवर्ट करते हो जबरदस्ती। 5 रुपए आपका लॉस है डिस्काउंट के नाम से, बट डिस्काउंट क्यों बोल रहे हैं इसको, लॉस ही बोल लो, क्योंकि आपकी जो सीबीएसई है, सीबीएसई बोर्ड है बेटा आपका, सीबीएसई बोर्ड ये चाहता है आपसे कि आप डिस्काउंट को और इस वाले 20 रुपीज के लॉस को एक ही नाम लेके बोलो, लॉस, जबकि इसके दो नाम है। जो 5 रुपए का लॉस है उसका नाम है डिस्काउंट ऑन इशू, और 20 रुपीज का क्या है, लॉस ऑन इशू। तो ये अलग अलग ही होते हैं, पर ये तो आपका बोर्ड सीबीएसई बोर्ड ये कहता है कि इसको कंबाइन कर दो। अभी कुछ ईयर्स पहले एग्जाम में आया था, वहां इसकी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली मार्क्स भी कट गए थे स्टूडेंट्स के, जिन्होंने अलग अलग लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव वर्क है तो आपको अलर्ट होके बैठना है, लॉस ही लिखना है आपने इसको, डिस्काउंट को भी जब कंबाइन बात आएगी। इंडिविजुअली तो डिस्काउंट लिखोगे, बात नहीं, मैं दो बातें बोल रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो अभी हमने 12 क्वेश्चंस किए हैं, डिस्काउंट ही बोलते हैं उसको। बट अगर उसका भाई भी आ जाए, उसका कजन भी आ जाए, तो फिर वो एक ही हो जाता है ना, तो कंपनी होगी फिर तो एक का नाम है डिस्काउंट और दूसरा जो उसके जैसा ही है बिल्कुल डिट्टो, जो इशू के ऊपर ही हो रहा है, उसका नाम है लॉस ऑन इशू। तो फिर ये दोनों जो मिलके एक हो जाएंगे, डिस्काउंट ऑन इशू प्लस लॉस ऑन इशू इज इक्वल टू टोटल लॉस। तो कंपनीज एक्ट में एक मिनट लिखा हुआ है कि जो भी ऐसा लॉस होगा, चाहे उसका नाम डिस्काउंट ऑन इशू है अकेला, या अब कंबाइन होके क्या है, लॉस ऑन इशू, इसे हमें करंट ईयर के एंड पे ही राइट ऑफ करना है। कैसे करना है उसका अलग से हेडिंग आपके पास 6 हेडिंग है चैप्टर के अंदर, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूं। उसके लिए सीक्वेंस दिया हुआ है सीबीएसई ने, सॉरी सीबीएसई ने नहीं, कंपनीज एक्ट के अंदर। नंबर 1 हम उसको एसपीआर में से करेंगे, क्योंकि एसपीआर ही इसके लिए बना है। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के अंदर ये लिखा हुआ है कि एसपीआर का ये वन ऑफ द यूज है, लॉस ऑन इशू डिवेंचर कवर करना। अगर एसपीआर कम रह जाए या ना हो, या तो है ही नहीं हमारे पास, अवेलेबल ही नहीं है उस टाइम पे बैलेंस शीट में, या कम है, तो नंबर 2 पे किसको यूज करेंगे, कैपिटल रिजर्व। और अगर ये दोनों बेचारे कम रह जाएं इस लॉस को कवर करने में, तो फिर हम अपने प्रॉफिट को बुलाएंगे। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, डीआरआर में कहां पहुंच गई डिवेंचर रिजर्व, ये कहां से पढ़ ली, ये कहां से पढ़ ली आपने, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट होता है। तो हम अपने करंट ईयर के प्रॉफिट को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट बेसिकली डिविडेंड देने के लिए होता है। करंट ईयर का प्रॉफिट डिविडेंड के लिए होता है अवेलेबल, तो इसको हम बिना मतलब के डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जरूरत पड़ने पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वो सारा डिविडेंड कम मिल जाएगा शेयर होल्डर्स को। एक तरह से कंपनी का लॉस उन्हीं का तो है। अगर एक लॉस राइट ऑफ हो रहा है, जैसे पेरेंट्स को लॉस हो गया और पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं बेटा इस बार आपको पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, तो ये आपकी भी तो ड्यूटी है ना, क्योंकि अगर आप ऐसा करने के लिए नहीं मानोगे, फिर वो गाड़ी बेच देंगे, गोल्ड बेच देंगे, घर बेच देंगे, जो आपको मिलना था, नुकसान आपका ही है। सिंपल है। आप बोल दो नहीं मुझे तो पॉकेट मनी चाहिए, मुझे तो लैपटॉप चाहिए, मुझे तो आईफोन चाहिए, जो मर्जी आपके साथ हो रहा है, कोविड में जॉब चली गई, बिजनेस कम हो गया, मुझे नहीं पता, बोलेंगे ठीक है, फिर आपको पता नहीं चलेगा उन्होंने गोल्ड बेचा होगा। अल्टीमेट बोलोगे मुझे गोल्ड चाहिए 10 साल बाद, बोले गोल्ड कहाँ है, गोल्ड तो उस दिन बेच दिया था हमने, कोई गोल्ड नहीं है। क्योंकि 10 साल के बाद आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी ना, तब आपको गोल्ड चाहिए होगा, पेरेंट्स से घर चाहिए होगा, तो बोलेंगे घर कहाँ, घर तो पहले ही हमने मोर्टगेज कर दिया, लोन है वो तो हम सोचे हैं तू चुकाएगा, तो जॉब कर इसको चुका, नहीं तो बिक गया, ये तो खत्म है बात, है ना। तो ये चीज है, आज की डेट में शेयर होल्डर्स इस बात को समझते हैं कि कंपनी अगर कोई लॉस कवर कर रही है और उनका प्रॉफिट कम कर रही है, उस बेस पे ये अलाउड है, मैं लॉजिक बता रहा हूँ ये सिर्फ। तो शेयर होल्डर मान जाते हैं, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को मनाना बहुत आसान है, ये कह के भाई कंपनी आपकी तो है, अब नहीं मानोगे तो कोई फायदा नहीं, फिर हम कहीं और से कवर करेंगे, तो मान जो डिविडेंड तुम्हारा इस साल कम कर देते हैं, अगले साल पूरा ले लेना। तो नंबर 3 पे ये मिलता है कंपनी को अवेलेबिलिटी, तो एसपीआर, सीआर एंड स्टेटमेंट ऑफ पीआर। इसके ऊपर जब हम 5-6 क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजी होगा हमारे पास सोल्यूशन में से एक बार आपको समझाना। तो ये पूरी स्टोरी है बेटा, कि आज एक लॉस क्रिएट हो जाएगा और उस लॉस को हम राइट ऑफ कर देंगे। ये लॉस बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, क्योंकि इस लॉस के बराबर हमारा एसपीआर कम हो जाएगा, एक ही बात है। अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं बेटा,
ये देखो बैलेंस शीट बन रही है। एसेट साइड की तो बात ही नहीं हो रही कहीं भी। एसेट साइड पे तो बैंक पड़ा हुआ है, आराम से मजे कर रहे हैं वहां पे बैंक। लायबिलिटी साइड की बात हो रही है, जहां पे एसपीआर है, सीआर है, सरप्लस अकाउंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कह देते हैं, या आपका प्रीमियम और रिडम्पशन रहेगा, वो चाहे वो नॉन करंट लायबिलिटीज में रहेगा। मैं सिर्फ बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। ये तो अब यहाँ आ गया। अब इसको यहाँ आने के लिए, क्रेडिट होने के लिए इसका डेबिट नेम भी यूज करना पड़ा, लॉस। तो मैंने क्या किया, उस लॉस को इन तीनों में से कहीं ना कहीं माइनस कर दिया। तो सोचो ध्यान से, जब प्रीमियम और रिडम्पशन अपना प्लेस लेगा बैलेंस शीट में से 25,000 का, तो कहीं ना कहीं एसपीआर 25,000 से माइनस हो जाएगा, बैलेंस शीट इक्वल होगी। रिपीट कर रहा हूं, जब मैं एक, अभी मैं जानबूझ के एंट्री आपके सामने लेके नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब आप कोई लॉस डेबिट करोगे, चाहे उसका नाम डिस्काउंट है या उसका नाम लॉस ऑन इशू है, ये वाला जो मैंने कमिटमेंट की कि मैं 20 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, ये लॉस जब तुम कवर करोगे तो एसपीआर में से करोगे। फॉर एग्जाम्पल एसपीआर है हमारे पास, या कोई और रिजर्व से करोगे, तो आपका वो एसपीआर कम हो गया 25,000 से, उतनी ही अमाउंट का हमने क्या लिख दिया। हाँ, तो एक तरह से ये एक इंटरनल एडजस्टमेंट है कि अगर मुझे प्रीमियम को बैलेंस शीट में रखना है, जो कि मेरी एक लायबिलिटी है। अच्छा, +2 में पढ़ चुके हो अभी, रिवैल्यूएशन काउंट आपने देख लिया एडमिशन चैप्टर के अंदर, कि जब हम एक लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, सोचो ध्यान से बेटा, बड़ा सिंपल सा एंगल है। जब हम एक लायबिलिटी क्रिएट करते हैं तो उसके बराबर हमारा रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट होता है, फिर वो लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से माइनस होता है। तो समझो कि उसके बराबर आपने किसको कम कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल को। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है, ये रिजर्व्स किसके हैं, शेयर होल्डर्स के। क्योंकि कंपनीज में ना हम शेयर कैपिटल को कम नहीं कर सकते, वो वही रहती है बैलेंस शीट के अंदर, शेयर कैपिटल वही रहेगी फेस वैल्यू पे, लेकिन जो उनके रिजर्व्स पड़े हैं उनको कम कर दो, एक ही बात है। तो एक तरह से वहां डायरेक्टली झटका पार्टनर्स को लगता है, पार्टनर्स के कैपिटल में से। यहाँ शेयर होल्डर को इनडायरेक्ट झटका लग रहा है, उनको पता नहीं चल रहा। आपके पेरेंट्स ने गोल्ड बेच दिया जो आपको मिलना था शायद आगे आके, आपको पता नहीं चला कि आपका लैपटॉप कहाँ से आया। यू आर वेरी हैप्पी कि मैंने लैपटॉप डिमांड की, वो मिल गया, 2 दिन खाना छोड़ के नाराज होके मोबाइल भी मिल गया मुझे, है ना, सब कुछ हो गया मेरा, है ना, एक्टिवा मिल गई, सब हो गया। आपको नहीं पता ये सब कुछ 2 लाख रुपए का है, जिसके अगेंस्ट 2 लाख का गोल्ड बेचा गया है, जो तुम्हारा ही था। तो फाइनली तुम्हें झटका लगा है, लेकिन वो 10 साल के बाद फील होगा, जब तुम्हें गोल्ड चाहिए होगा किसी को देने के लिए, वो पेरेंट्स बोलेंगे नो गोल्ड, खरीदो और दो, अभी कोई गोल्ड नहीं हमारे पास, या तो लैपटॉप ना लेते उस टाइम। तो बेसिकली आपकी कैपिटल को कम ना करते हुए कंपनी ने आपके रिजर्व्स कम कर दिए। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जितने से आप रिजर्व्स कम करोगे उतने का कुछ भी डाल दो यहाँ पे लायबिलिटी साइड, तो आपका ये बैलेंस हो जाएगा। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम बात कर लेते हैं, फिर मैं फाइनल सब्जेक्टिव वर्क पे आ रहा हूँ। इसको हम समझते हैं इस पॉइंट को। यस बेटा, कोई डाउट है किसी को भी? हाँ जी। तो फिर जब हम वो 120 पे करेंगे तो फिर वो जो 20 पे फिर वो प्रीमियम और रिडम्पशन में से माइनस होगा। हाँ, तब तो इसी में से होगा। ये देखो ना, आपका बैंक यहाँ पड़ा है ना मजे से। Yes. जब हम ये 25 जब हम पे करेंगे तो क्या होगा, बैलेंस शीट में देखो नॉन करंट लायबिलिटीज में 2 चीजें पड़ी हैं, डिवेंचर्स भी पड़े हैं। डिवेंचर्स कहाँ पड़े हैं? नहीं, उस टाइम डिवेंचर्स उस टाइम कहाँ पड़े हैं? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। चलो एक बार मान लेते हैं कि कहीं भी पड़े हैं, नॉन करंट लायबिलिटी से पड़े हैं या करंट मैच्योरिटीज वाले पोर्शन में पड़े हैं, पड़े तो है ना। तो सपोज डिवेंचर्स थे 10 लाख के या 1 लाख के ले लेते हैं। अब 1 लाख के डिवेंचर और 25,000 का प्रीमियम और रिडम्पशन, दोनों लायबिलिटीज हैं, दोनों में कोई फर्क ही नहीं। प्रीमियम और रिडम्पशन या डिवेंचर्स दोनों ही आपके ऊपर लायबिलिटीज थी पिछले 5 साल से, जिनको आप कैरी कर रहे हो बैलेंस शीट में। अब आपने इसे बस पे करना है। अब सबको पता है पे कैसे होते हैं, क्रेडिट को डेबिट कर दो, खत्म, है ना। तो क्रेडिट को अगर आपने कैंसिल करना है, उसे क्या कर दो, डेबिट। तो डेबिट कर दो, ये खत्म। और उसके अगेंस्ट जो डेबिट है आपके पास बैंक, उसे क्रेडिट कर दो। तो रिडम्पशन चैप्टर जो आपके सिलेबस में नहीं है बट आईसीएसई के सिलेबस में है, तो जो स्टूडेंट्स आईसीएसई के हमारे साथ अटैच हैं उनके लिए हम अलग से करेंगे रिडम्पशन डिवेंचर चैप्टर। तो वहां एक एंट्री पास करनी पड़ेगी हमें, ये वाली, डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू बैंक। ये एंट्री 5 साल के बाद आएगी जब रिडम्पशन की टाइम आएगा। ठीक है जी। अभी तो फिलहाल इशू का चैप्टर चल रहा है,
तो हमें सिर्फ ये नॉलेज रहेगी तो बढ़िया रहेगा हमारे पास। अब हम क्वेश्चन 12th में आते हैं बेटा, आपकी बुक के अंदर। तो बेटा टीएस ग्रेबल बुक का क्वेश्चन नंबर 12 ओपन कर लीजिए, जो पेंडिंग था अभी तक, ये उसी बुक का सॉल्यूशन है। और 12th क्वेश्चन 2015 के कंपार्टमेंट एग्जाम में आया था, वहां से ये लिया गया है 10 ईयर्स में से दिल्ली बोर्ड के अंदर। क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। देखो बेटा क्वेश्चन रीड करिए सब लोग, स्क्रीन पे है ये, अगर आप स्क्रीन देख रहे हो सामने, क्लासरूम ऑफलाइन या ऑनलाइन ब्लेंडर मोड है, आप सबको ये स्क्रीन दिख रही है आपके लैपटॉप्स पे, या आप इट्स क्लास में हो तो आपको सामने प्रोजेक्टर पे दिख रहा है ये कॉन्सेप्ट। देखिए ध्यान से बेटा, क्या पॉइंट्स है इसमें, ध्यान से देखिए, रीड करो। 5000 डिवेंचर्स हैं, 1000 रुपीज का ईच है, तो 5000 इंटू 1000 50 लाख हो गए। 50 लाख के डिवेंचर इशू कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे कर रहे हैं। सॉरी ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके धोखे में चले जाना कभी नहीं, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको इग्नोर कर दो, आंखें बंद कर लो यहाँ पे कि मुझे इंटरेस्ट का कुछ करना है नहीं अभी, आज तो डिवेंचर इशू हो रही है, इंटरेस्ट तो मुझे 1 साल के बाद पे करना है। सॉरी यहाँ पे तो डिस्काउंट ही था, हाँ मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया, ये 10% बोलना था। तो ये तो 10% डिवेंचर क्या है, इंटरेस्ट है, इस 10% के धोखे मत रहना। तो ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ये बेटा हमारा जो केस अभी था आपके सामने, देखो ध्यान से, अब इसमें से कौन सा केस है, थर्ड। तो आपके लिए यही 3 केस आने हैं, तीनों में से इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 केसेस को डिलीट कर रहा हूँ, वो तो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अप टू 12 क्वेश्चन का मतलब ये है कि डिवेंचर पार पे इशू हो रहे हैं, डिस्काउंट पे हो रहे हैं या प्रीमियम पे हो रहे हैं, किसी पे तो हो ही रहे हैं। रिडीम वो पार पे ही होने थे, तो इसकी इंपॉर्टेंस अब नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंस है सिर्फ 3 केसेस की जहां आपको लॉस होता है। तो इसमें से कौन सा केस है, सेकंड केस है, दिस वन। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में आते हैं वापस, देखिए बेटा ध्यान से, 5 साल के बाद रिडीमेबल है, मतलब वो एक नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, वो तो ये समझाता है सिर्फ बैलेंस शीट में कैसे शो करना है। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू ₹500 वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, चलिए ये तो बात की बात होगी, और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अब यहाँ देखो ध्यान से कि ये जो लॉस हुआ हमें, इसे कहाँ दिखाना है, अगेन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं ना कि हम आपको 5% एक्स्ट्रा वापस करेंगे, ₹5 एक्स्ट्रा देंगे, ये जो लायबिलिटी दिखानी है मुझे, जिसका नाम क्या है, हाँ जी अब तो सबको पता है, हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आते हैं तो जनरल एंट्री समझ आएगी पक्की बात है, जिसका नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो आपके लिए एक लायबिलिटी काउंट है, वो मुझे कहाँ दिखाना है। तो रूल सेम है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, और वैसे कोई मेंशन होता भी नहीं, तो अलॉटमेंट के टाइम में दिखाना है। कहाँ दिखाना है, अलॉटमेंट टाइम। तो इट मींस एप्लीकेशन के टाइम टेंशन फ्री, एप्लीकेशन के टाइम दिमाग नहीं चलाना है। एप्लीकेशन मनी कितनी है, हाँ जी कितनी है एप्लीकेशन मनी, यस 500 एप्लीकेशन मनी इज 500 और अलॉटमेंट 500 क्योंकि 1000 का डिवेंचर है, तो 500 एप्लीकेशन पे और 500 इस पे अलॉटमेंट पे। व्हाट इट इज, तो पहले 500 रुपए तो रिसीव कर लेते हैं हम यहाँ पर, 500 एंड 500 बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशंस एंड डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स, इसका कुछ नहीं है, अब हमने ऑलरेडी कर लिया लेक्चर 1 में। अब जो नई स्टोरी है वो यहाँ पे है, देखिए ध्यान से, जब हम एक जर्नल एंट्री बनाएंगे, ड्यू वाली एंट्री बनाएंगे, तब हम क्या करेंगे, ये 2 एंट्रीज तो आप कर लोगे होमवर्क में ना, जब आप करोगे 12th क्वेश्चन, मैं 3rd एंट्री से बता रहा हूँ, वहां से कॉपी कर सकते हो चाहो तो, आप नहीं करना है कॉपी तो 3rd कॉपी एक बार कॉपी कर लो,
थर्ड एंट्री सॉरी, ये बात करते हैं। कॉपी तो कोई भी नहीं करता आजकल, स्क्रीनशॉट चलते हैं ना। टेक्निकली आप लोग एडवांस हो गए हो, तो लिखोगे तो फायदा है। स्क्रीनशॉट्स अलाउड नहीं ना एग्जाम में, अगर मोबाइल अलाउड होता तो सब चल जाता वहाँ। तो मेन चीज तो वो बाहर ही रख लेते हैं। यू विल एंटर विदाउट मोबाइल। अब देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे हम, अलॉटमेंट मनी 500 रुपये ही है, सबको पता है। तो हाँ एक मिनट, अलॉटमेंट मनी 500 रुपये है, बट आपको बताया गया था यहाँ डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो रही है। कितने % डिस्काउंट है? 10%। अब अगेन वही बेटा, किसका 10% करेंगे? फेस वैल्यू। बस आपने फेस वैल्यू को याद रखना हमेशा, तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कहीं पे। 100 रुपीज का 10% डिस्काउंट 10 रुपीज, तो इट मीन्स डिस्काउंट कहीं तो दिखाना था। अब अगर मैं एप्लीकेशन मनी को 500 रुपये दिखा चुका हूं ऑलरेडी, तो अलॉटमेंट मनी कैसे दिखाऊंगा? 500 माइनस 10, कितने की? 500 100 सॉरी, अच्छा 1000 का, हाँ जी फेस वैल्यू बेटा हमारी 100 नहीं थी, 1000 रुपीज थी, तो 1000 का 10% कितना? 100। ठीक है, तो हमारा जो डिस्काउंट हो गया वो 100 रुपीज हो गया। तो हम डिवेंचर कितने का इशू कर रहे हैं यहाँ पर? अलॉटमेंट मनी वाला पार्ट 400 में। ये बात समझ आ गई सबको? 400 रुपये कैसे आया? अलॉटमेंट मनी की फेस वैल्यू 500 है, क्योंकि 500 एप्लीकेशन पे है, 500 अलॉटमेंट पे है, ठीक जी। लेकिन जब अलॉटमेंट मनी कॉल होगी तो वहां डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि ये रूल है, नहीं बताया तो डिस्काउंट कहाँ होगा? लाइक प्रीमियम अलॉटमेंट पे। तो डिस्काउंट कितना है? फेस वैल्यू का 10%। फेस वैल्यू यहाँ 1000 रुपीज है, उसका 10% 100 रुपीज, तो हमारे पास 400 रुपये आएंगे। तो पहले तो मैंने अपने 5000, क्योंकि डिवेंचर्स यहाँ पे 5000 हैं, 5000 डिवेंचर्स को मल्टीप्लाई करना है कितने के साथ? 400 के साथ। गॉट इट? तो ये मेरी होगी अलॉटमेंट का अमाउंट। बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अलॉटमेंट बोले तो नेट अमाउंट, डिस्काउंट के माइनस होने के बाद और प्रीमियम के ऐड होने के बाद फाइनल अमाउंट कितनी है। मुझे आपसे ज्यादा रुपए लेने हैं प्रीमियम, या मैंने आपसे कम लेना है? हर एक डेबिट का अपनी एक इंपॉर्टेंस है। जब मैं अलॉटमेंट डेबिट करता हूँ, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट, 10% लगाओ ना लगाओ डजंट मैटर, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट करता हूँ, तो उस टाइम मुझे सिर्फ ये सोचना है कि मुझे आपसे कितने रुपए मंगाने हैं। मुझे आपसे मंगाने हैं 400 रुपये इंटू नंबर्स। कितने डिवेंचर्स हैं? 5000। नंबर 2, मैंने आपको डिस्काउंट भी दिया यहाँ पे अभी अभी, 5000 डिवेंचर्स पे कितना डिस्काउंट दिया है? 100 रुपीज का। तो ये अमाउंट भी आ गई हमारे पास। अब ये आपको नहीं दिख रहा, 400 प्लस 100, हाँ जी 400 प्लस 100 कितने बन गए? 500। तो आपने 5000 डिवेंचर्स को 500 पे शो कर देना है, 5000 इंटू 500। अब आप एक बार ये क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं एक लाइव क्वेश्चन कराऊंगा, कंप्लीट क्वेश्चन डिटेल में, ताकि कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में रेडी हो जाएगा। तो इट मीन्स ये आपकी एक नॉर्मल एंट्री बन गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। इस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, जो आपने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 किया है टीएस बुक का, उसमें भी सेम था। तो 10 और 11 क्वेश्चन करने के बाद आपको पता है कि डिस्काउंट डेबिट होता है, चाहे वो कहीं भी हो रहा हो। ये एक नॉर्मल एंट्री है। अभी तक मैंने टर्म्स ऑफ रिडम्पशन की बात ही नहीं की, अब आती है बात। अब कंपनी कहती है ये तो हो गया जी, सिंपल स्टोरी है कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको 1000 का डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे 900 का लगाएंगे, विच वॉज पेबल। जो पेबल कैसे था? 500 रुपए एप्लीकेशन पे और 400 रुपए अलॉटमेंट पे। पहले आपने इतना क्वेश्चन समझना है हमेशा। देखो
अगर मैं एज ए स्टूडेंट बात करूं तो बेटा आपने ना ये देखना ही नहीं, आपको देखने की जरूरत ही नहीं अभी ये। तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। 5,000 डिवेंचर्स हैं, 1000 का एक है, 100 रुपये डिस्काउंट है और इंस्टॉलमेंट सिस्टम है। 500 रुपये एप्लीकेशन पे है और बाकी का 500 रुपये अलॉटमेंट पे है, जिसको हमें 500 माइनस 100 लिखना पड़ेगा, 400। तो अगर ये ऐसा समझोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम तो तब आएगी जब पढ़ोगे। मैं तो बोल रहा हूं पढ़ने नहीं है, रीडिंग करना उस पॉइंट को जो नया पॉइंट है। जब आपकी एंट्री इतनी बन जाएगी, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, टू डिवेंचर, जब इतनी एंट्री बन जाएगी आपकी बेटा, जो आपको ये दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूं, आपको ये दिख रहा है 20 लाख, 5 लाख इज 25 लाख। अब एक नई बात करते हैं, बस यहां ब्रेक आते हैं, ठीक है। तो टेक ए शॉर्ट ब्रेक, यहां दिमाग से आउट हो जाओ और फिर वापस आओ। तो अभी तक ये बातें खत्म हो गई, किसी मैंने डिस्काउंट दिया अलॉटमेंट के टाइम, खत्म होगी बात। अब नई बात आती है। अब मैंने डिवेंचर होल्डर को बोला जाने से पहले एक बात और सुन लो, एक गुड न्यूज है कि मैं आपको पैसा एक्स्ट्रा दूंगा। कितने पैसे एक्स्ट्रा दूंगा? जो एसपीआर नहीं है, वो एसपीआर तो कुछ अलग होता है, वो तो हम चार्ज करते हैं डिवेंचर होल्डर से, वो तो हम डिवेंचर होल्डर को लूटते हैं, उस टाइम पब्लिक को लूटते हैं ब्रांड नेम के हिसाब से। जितना जितना ब्रांड नेम ज्यादा होता है उतना उतना ज्यादा पैसे लेती है कंपनी। यहां तो मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं आपको एक्स्ट्रा वापस करूंगा 5%, 5% मेरे से एक्स्ट्रा ले जाओ। अब ये 5% किसका करेंगे हम? ऑब्वियसली हम 5% किसका करेंगे? फेस वैल्यू का भी। फेस वैल्यू कितनी है? 1000। देखो मैं कभी भी फेस वैल्यू को नहीं छोड़ता हूँ। मुझे नहीं पता 900 क्या होते हैं, 500 क्या है, 400 क्या है, मुझे इतना पता है मैंने हर परसेंटेज को फेस वैल्यू पे अप्लाई करना है। अब मुझे 5% एक्स्ट्रा देने हैं, तो 1000 का 5% कितना होगा? 50। सिंपल। तो बेटा 50 रुपीज मुझे आपको एक्स्ट्रा देने हैं। आप चाहो तो इसकी अलग से एंट्री बना लो, क्या दिक्कत है। बट स्टैंडर्ड ये है कि कंबाइंड एंट्री चलती है। बट फिलहाल आपको लगे कि मैं एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, तो उसमें क्या करना, सेकंड एंट्री बन चुकी है हमारी, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर डेबिट, टू डिवेंचर, इसकी अलग से एंट्री बना दो। अब मैंने अभी आपको क्या समझाया था, जल्दी बताओ अभी। हु विल एक्सप्लेन? किसके दो नाम होते हैं, डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं, किसको याद है? यस भाई। क्रेडिट प्रीमियम और यस, डेबिट में इसका नाम है लॉस ऑन इशू, लेकिन लॉस ऑन रिडम्पशन मत बोल देना, क्योंकि प्रूडेंस कहता आपकी कमिटमेंट तो प्रेजेंट में है, तो लॉस भी प्रेजेंट का ही है। चाहे पे आपने 5 साल का करना है, कोई दिक्कत नहीं। आपने कोई भी ऐसा इवेंट किया जिससे आपका ये आज का लॉस ही बन जाएगा, तो ये लॉस ऑन इशू है। पे कब करना है? 5 साल के बाद, वो लायबिलिटी है। तो डेबिट में उसका नाम लॉस है, क्रेडिट में उसका नाम लायबिलिटी है। तो हमें एक लायबिलिटी अकाउंट क्रिएट करना है, मोटी सी बात है, सीधी सी बात है, और एक हमें लॉस अकाउंट क्रिएट करना है। तो एक सिंगल एंट्री में हो जाएगा लॉस डेबिट प्रीमियम क्रेडिट। वो एंट्री आपके सामने ये रही आपकी स्क्रीन पे। हाँ जी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट? अब आप सिर्फ जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं बेटा वो देखोगे, बाकी सब भूल जाओ। हमने ब्रेक लिया था और वो ब्रेक से पहले की बात थी सारी। वो तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था, तुम्हें आता ही था, मेरे समझाने की नीड ही नहीं थी, आप ऑलरेडी कर ही रहे थे। अब जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो ये हुआ ऐड कि हमें आज उस 50 रुपीज का 5000 डिवेंचर्स हैं। नंबर्स को मत छोड़ना साथ, नंबर्स को पकड़ के रखना, क्योंकि हर चीज को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं अगर दो बातें बोल रहा हूँ कि परसेंटेज को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है हमेशा, तो एक आंसर आएगा, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? नंबर से। 5000 डिवेंचर्स इंटू 20 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा पे करने हैं, सॉरी कितने थे? 50 रुपीज। 50 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा पे करने हैं, जो कि 1000 रुपीज फेस वैल्यू का 5% थे। 50 रुपीज, इस 50 रुपीज का नाम क्या बन जाएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स काउंट। और इसी का दूसरा नाम क्या बन जाएगा?
हाँ, अब कोई क्राइम ही नहीं है। देखो जर्नलिटी को याद भी कर लेते, आई नो आप लोगों का इतना आईक्यू है, आप याद कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी इस एंट्री को। बट एक सिंपल लॉजिक है इसका कि मैंने जो लायबिलिटी पे करनी है 5 साल बाद, वो तो एक लायबिलिटी बन जाएगी और 5 साल तक, 5 साल या 4 साल तक मेरी बैलेंस शीट में रहेगी एज ए नॉन करंट लायबिलिटी, और 5वें साल वो करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगी, सब हेडिंग जो भी रहेगा उसका। लेकिन ये एक लायबिलिटी है जो क्रेडिट होगी, पर उस लायबिलिटी के क्रेडिट होने से मुझे लॉस होगा, पक्की बात है। वो लॉस मुझे कवर भी करना पड़ेगा। किससे कवर करूंगा? जो भी कमिटमेंट होगी वो किसकी होगी? ओनर की, मालिक की। कंपनी के ओनर शेयर होल्डर्स ही हैं, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस नहीं होती। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिजर्व्स को हम कम कर देंगे, एसपीआर, सीआर या उनका पीएल सरप्लस। वो बात हम समझा चुके हैं आपको। एंट्रीज अलग हेडिंग में आएंगे उसकी। तो ये एंट्री बन जाएगी बस एक। कितनी सी बात है, हर बच्चा परेशान रहता है इससे, क्या है इसमें ऐसा कि सर टेक्निकल है। तो टेक्निकल क्या है? 50 रुपए दिखाना टेक्निकल है क्या? 50 रुपए डेबिट करनी है और 50 रुपए क्रेडिट करनी है। अलग से क्लास दे देंगे मल्टीप्लाई कैसे होते हैं 50 रुपए को 5000 से, बस। फिर तो टेक्निकल मल्टीप्लाई रहेगा ना, कि सर मल्टीप्लाई करना होता है, वो बड़ी मुश्किल बात है। कौन करेगा 5000 से मल्टीप्लाई? तो इतनी टेक्निकल कुछ है ही नहीं। सिर्फ 50 रुपए डेबिट करने और क्रेडिट करने हैं, ये समझना है। वो 50 रुपए कैसे आएंगे? एक उसका लॉस नाम है और एक उसका लायबिलिटी नेम है, डेबिट एंड क्रेडिट। बस ये चाहे एंट्री अलग कर दो, कोई आपके मार्क्स नहीं काटता अगर आप अलग से भी पास कर दो एंट्री को, है ना। बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही कहता है कि कंबाइन करो, सीबीएसई गाइडलाइंस के अगेंस्ट क्यों जाना। तो हाँ जी अहमद बोलिए। बेसिकली जो लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड जो प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन अकाउंट है, ये सिमिलर एंट्रीज है, बस हाँ, इसमें कैपिटल क्रेडिट किया। यस बेटा, एक ही चीज के दो नाम है, वही डुअल एस्पेक्ट। जैसे आपने फीस पे की तो मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू फीस। आपके उसी 10,000 के दो नाम है, एक बैंक नाम है क्योंकि पैसा आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किया था, और एक वो मेरा इनकम अकाउंट है तो 10,000 ही, दो नाम है उसके। यही हमारा प्लस वन का पहला लेक्चर है कि जब मैं 2,000 का नोट दिखा के स्टूडेंट को पूछता हूँ ये क्या है, वो बोलते हैं ये पैसे हैं। मैं तो नहीं, ये तो फीस है। आपने तो फीस कह के दिया था मुझे, पैसा कह के दिया नहीं। वो कहते थे फीस ही तो है लेकिन दी पैसों में है। दैट इज अ डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट, कि जो आपने मुझे 2,000 फीस दी है ना, वो 2,000 कैश है लेकिन वो फीस का है या किसी और चीज का है। कुछ तो दिया होगा आपने मुझे कह के कि सर ये तो 2,000 रिश्वत है, पास करवा देना, या तो ये चीज है, तो उसका नाम है फिर कि कैश अकाउंट डेबिट टू प्राइवेट अकाउंट, कुछ तो होगा उसका नाम, या तो कमीशन अकाउंट, कुछ तो होगा कि सर पैसे ले लो पास कर देना, मतलब मैं आपका स्कूल टीचर हूँ पूरा पैसा मुझे कह रहे हो। दैट इज, कुछ तो है मेरे पास जो आ रहा है, मुझे स्कूल से सैलरी मिल रही है या ट्यूशन फीस मिल रही है स्टूडेंट से, या गिफ्ट मिल रहा है मुझे, उसका क्रेडिट नेम तो है ना। चलो वो तो फन की बात थी। क्लियर जी है, चले आगे। हाँ जी, सीबीएसई डिस्काउंट और उसको इकट्ठे एक ही एंट्री में। हाँ अब वो मैं समझा रहा हूँ कि वैसे दोनों अलग अलग दिखाने भी अलाउड हैं। अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ, हम बीकॉम में सेमेस्टर 2 में टीच करते हैं पूरी बुक ये, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट काउंटिंग। यही जो अकाउंट तुम कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट काउंटिंग। कंपनीज अकाउंट्स है ये, कंपनी कॉर्पोरेट हम दिखाते हैं ऐसे। बट आपके लिए, बिकॉज आप सीबीएसई स्टूडेंट हो, आपकी एक लिमिटेशन है कि आप एक बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो वो ये चाहता है कि डिस्काउंट और लॉस को इकट्ठा लिखा जाए। क्यों लिखा जाए, उसका भी एक लॉजिक है। हम आगे नेक्स्ट हेडिंग में जाएंगे, इसको राइट ऑफ कैसे करना है, तब हमें इनको इकट्ठा ही करना पड़ेगा, फिर बाद में एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो बेटर अभी कर दें, क्योंकि राइट ऑफ तो इकट्ठा ही होगा, फिर ये अकाउंट भी इसका एक ही बनेगा, सिंगल अकाउंट। तो दैट्स वाई इसको राइट ऑफ करने का भी प्रोसेस आगे आएगा एसपीआर में से या किसी और में से। तो हमें इन दोनों को कंबाइन कर देना है। तो हम कंबाइन कैसे करेंगे, तो समझाने के लिए अभी इसको अलग रखा गया, कंबाइन कर दो। अब डिस्काउंट प्लस लॉस क्या बन जाएगा? हाँ जी, क्या बोला अभी वन? डिस्काउंट प्लस लॉस क्या बनेगा? हाँ, टोटल लॉस। डिस्काउंट प्लस लॉस इज इक्वल टू लॉस। वो लॉस है, वो लॉस ऑन इशू डिवेंचर है। पर समझाने अभी तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। तो अभी आप चाहे अलग अलग समझ लो इसको, क्यों समझ तो अलग ही आएगा एक बार कि मैंने 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिखाया है, वो अलग चीज़ थी, और 5% 50 रुपये मैंने एक अलग लॉस दिखाया है जो प्रीमियम भी है। तो ये दो चीज़ें एक ही हैं।
तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये एक ही चीज है, ये लॉस और प्रीमियम एक ही अमाउंट के दो नाम है, एक डेबिट नेम और एक क्रेडिट नेम। जिसमें से लॉस इसी साल राइट ऑफ हो जाएगा, उसका मीनिंग ये होगा कि जितने हम रिजर्व्स कम कर देंगे तभी तो स्पेस मिलेगी प्रीमियम को। प्रीमियम बैलेंस शीट में कैसे जाएगा, ये अपनी स्पेस मांगेगा, तो हमें रिजर्व्स कम करने पड़ेंगे तो प्रीमियम को स्पेस मिलेगी। ये एक लॉजिक है जो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं, क्योंकि टीचर्स भी डिस्कशन नहीं करते हैं इस चीज की कि बैलेंस शीट में लॉजिक क्या आने का। मैंने अकाउंट्स में एक्सपर्ट होने के लिए बैलेंस शीट को समझा है। बैलेंस शीट सब कुछ है, क्योंकि बैलेंस शीट में सब आता है। ट्रेडिंग पीएल, कैश बुक, जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो सब चीजें जाती कहाँ है, वो सब सोर्सेज कहाँ जाके मिलते हैं। जैसे रिवर्स कहाँ जाती हैं, बताइए कहाँ जाती हैं? ओशन में। तो ओशन को समझिए, जब आप ओशन का पानी पी लोगे, समझो सबका पानी पी लिया, क्या जरूरत है कि एक स्टेट में जाके उसका पानी पीना, दूसरे स्टेट में उसका। आप ओशन का पानी पी लो, खत्म, सब आ गया, अच्छा बुरा सब आ गया आपके अंदर, है ना, एक ही साथ आ गया। तो ऐसे ही बैलेंस शीट जो है ना, वो हर चीज के लॉजिक को समझाती है, इसलिए बैलेंस शीट को समझो हमेशा, वो डेप्थ है बैलेंस शीट के अंदर। हाँ जी बेटा, आपको लाउड बोलना पड़ेगा हिमित। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, तो हम उसको 105 करके लिख सकते हैं टोटल? नहीं, वो तो है ही है। जब आप इसका एक अकाउंट बनाओगे तो आप ये दोनों को कंबाइन कर दोगे ना, 5 लाख प्लस 250 को, उसके बारे में या तो वर्किंग नोट बनेगा कि वो 250 कैसे आए, या कैसे दिखाएंगे मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, देखिए बेटा, अब मैं एंटी अगर बनाता, मैं बनाता तो कैसे बनाता, मैं लिखता लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, $5,000 डिवेंचर्स इनटू, अब डिस्काउंट कितना था, 100 रुपीज। तो आपकी कहीं ना कहीं वर्किंग नोट पे दिखा दो कि 100 कैसे आया, 1000 का 10%, और प्रीमियम कितना है 50। तो आप ऐसे कहीं कुछ दिखा सकते हो कि 150 रुपीज को मल्टीप्लाई करें। अब 150 कैसे आए, वो कहीं ना कहीं नीचे वर्किंग नोट दिखा दो कि डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर इज इक्वल टू फेस वैल्यू का 10%, 100, एंड लॉस ऑन इशू दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, उसी का नाम है ना ये। लॉस तो कॉमन नेम हो गया, पर लॉस क्यों हुआ, क्योंकि मैंने प्रीमियम देने का वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया कि 5 साल बाद तुम्हें मैं ये दूंगा, 50 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। तो अगर ऐसा लिख दोगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। एंट्री में इतना नहीं ना स्पेस हमारे पास वहाँ कि इतना कुछ लिखें, वहाँ 150 भी इनफ है, 100 + 50, वो 100 और 50 को आगे डिफाइन कर दो वर्किंग नोट में, चलेगा। तो ये आपके अपने आप ही बन जाएंगे। हाँ जी, 150 + 5 लाख 7,50,000, ये अपने आप हो जाएगा बस वहाँ पे। अब बताइए बेटा, कोई डाउट रह गया हो किसी के माइंड में? सर बुक में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को पर्सनल अकाउंट बोल रखा है, ये पर्सनल अकाउंट कैसे है? इनको ना नॉमिनल होना चाहिए ना लॉस में, क्योंकि प्रीमियम और रिडेम्पशन काउंट इज ए लायबिलिटी काउंट, और लायबिलिटी काउंट हमेशा पर्सनल काउंट होता है। लायबिलिटी किसी के लिए तो होती है ना, टुवर्ड्स समवन, जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग इज ए पर्सनल काउंट, क्योंकि वो पैसा मैंने लैंडलॉर्ड को देना है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन काउंट इज आल्सो ए पर्सनल काउंट, बिकॉज ये पैसा मैंने डिवेंचर होल्डर्स को देना है। बट डिस्काउंट थोड़ी हुआ पे पोस्ट। जो लॉस या डिस्काउंट है वो एक कैपिटल लॉस है हमारा, जो रिजर्व्स में से कवर होगा, वो आपके लिए पर्सनल अकाउंट नहीं होता। क्या लिखा है यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट लिखा है, डिस्काउंट लिखा है कुछ ऐसा, ऐसा मतलब ही नहीं। प्रीमियम लिखा है। हाँ मतलब नहीं बेटा, लॉस तो नॉमिनल अकाउंट है, सिंपल सी बात है। लायबिलिटीज हमारे पर्सनल अकाउंट से होते हैं। लायबिलिटी का कोई भी नाम बोलो, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, डिवेंचर्स, वो किसी ना किसी का तो नाम है ना, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी पर्सन का, तो वो पर्सनल अकाउंट ही है। हाँ, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है,
वो पर्सनल अकाउंट के 3 आगे टाइप्स हैं। जब हम बोलते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग, तो ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है कि वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली वो पर्सन नहीं है, ठीक है ना। तो वो है तो पर्सनल अकाउंट, बट लॉस इज नॉट ए पर्सनल अकाउंट। वो लॉस एक कैपिटल लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, वो राइट ऑफ हो जाएगा रिजर्व में से। हाँ जी, क्लियर है सबको। अब कोई और क्वेश्चन पेंडिंग था मेरी तरफ से? 6 पेंडिंग था, 6 में है ये, आप तो कर ही लोगे, वो होमवर्क ही हो जाएगा आपका। 6 क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसा है। देख लो बेटा, यहाँ भी सेम है। अलोक लिमिटेड, ये सभी वन। अलोक लिमिटेड इशूड 7,000 डिबेंचर ₹500 ईच एट प्रीमियम ऑफ 50 रुपीज। समझ आती है बात। यहाँ प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं हम, तो पहला लॉस तो नहीं हुआ मुझे, ठीक है, ब्रांड वैल्यू है हमारी, तो हम प्रीमियम पे ले रहे हैं पैसा, डिस्काउंट तो दे रहे, बट प्रॉमिस कर रहे हैं एक साथ में। वो क्या प्रॉमिस है? रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो अब 10% किसका करेंगे? देखो अब तो बातें खत्म हो गई हमारी ना आपस की। किसका करेंगे? 500 का। 500 रुपए का एक डिवेंचर है, और 500 का 10% 50। तो ये 50 रुपीज मैं फिर लिखने जा रहा हूँ बेटा, मे भी किसी को समझ ना आया हो अभी तक। इस 50 रुपीज के 2 नाम है, एक लॉस ऑन इशू और एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। एक डेबिट नेम है और एक क्रेडिट नेम है, चाहे कंबाइन एंट्री कर दो या अलग कर दो। लेकिन ये जो 50 रुपए प्रीमियम में ले रहा हूं, ये 50 रुपए क्या है? हाँ जी बच्चों बोलो, क्या है ये 50 रुपीज? SPR। इसको तो हम बहुत पहले से जानते हैं, टर्म 1 से पहले जानते हैं हम। तो ये हमें पता है कि ये प्रीमियम है जो कंपनी शेयर होल्डर से, डिबेंचर होल्डर से चार्ज करती है। तो ये तो मेरे को पहले से पता है कि SPR में जाएगा। इसलिए कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ये जो तुम क्लास के शुरू में कंपैरिजन कर रहे थे, कंपैरिजन नहीं है। SPR जो हम ले रहे हैं डिबेंचर होल्डर से इशू के टाइम एक्स्ट्रा पैसे, वो मेरे SPR में जाएंगे, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 अप्लाई होगा उसके ऊपर। और जो मैंने प्रॉमिस किया एक्स्ट्रा वापस करने का, वो मेरे लिए एक लायबिलिटी काउंट सर एक क्वेश्चन की अगर हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाने लगे तो फिर प्लस और माइनस SPR ही हो रहा है दोनों केस में, तो नेट रिजल्ट तो वही आएगा। ये नोट्स टू अकाउंट्स में अलग जगह शो नहीं है बेटा। SPR रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट्स टू अकाउंट्स में आना है, और प्रीमियम नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर जाने हैं। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी तो आप लॉस ऑन इशू डिबेंचर SPR में से माइनस हो जाना है। वो अलग चीज है कि लॉस कितना है, SPR पहले का कितना पड़ा है, डायरेक्ट तो कोई लिंक नहीं है। मान लो आपके पास पहले से SPR पड़ा है 1 लाख, 50,000 का आपने SPR अभी ले लिया, तो 1.5 लाख हो गया ना। तो पहले 1.5 लाख शो होंगे, SPR अकाउंट 1.5 लाख माइनस लॉस ऑन इशू डिबेंचर, कितना भी हो सकता है, डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। और अगर SPR ना भी हो तब भी ये अकाउंट तो वही रहेगा, फिर वो CR में से माइनस होगा, नहीं तो सरप्लस में से माइनस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के करंट ईयर। तो वो तो अलग चीज होगी ना। ये 50 रुपए का उस प्रीमियम से वो लिंक सर नहीं, पहले अगर SPR था नहीं, इस बार मैंने इशू किया प्रीमियम पे, तो भी एक ही बात, तब भी यूज कर लो। तो अगर लॉस 80,000 का था सपोज, तो सर मैं 50,000 SPR में से माइनस करके फिर 30,000 CR में CR में से जाएगा, CR नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो उसके ऊपर बैक टू बैक 6 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए उस हेडिंग, जब हम उस हेडिंग में जाएंगे। तो कभी ऐसे क्वेश्चन में दे नहीं रखा कोई भी रिजर्व मेंटेन, अभी तो कुछ नहीं करना। तो फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करें राइट ऑफ करने के लिए। अगर राइट ऑफ के लिए कहा गया तो अभी तो इन क्वेश्चन में राइट ऑफ करना नहीं है, क्योंकि हम राइट ऑफ तो ईयर के एंड पे करते हैं। ये एंट्री तो ऑन द डे ऑफ इशू है, यहाँ तो हम इशू डेट पे खड़े हैं ना। अभी इशू डेट से तो हिल थोड़ी रहे हैं हम तो इशू डेट पे सारी बातें कर रहे हैं। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एक्सेस वापस करना है, जितनी बातें भी आपने मेरे 3 लेक्चर में की हैं वो इशू डेट पे की हैं। इशू डेट चाहे 4 महीने में आ रही हो, मेरे ललर डेट्स पे आ रही हो, लेकिन हम अभी तक मार्च में तो पहुंचे ही नहीं। जब हम 31 मार्च को जाएंगे तो राइट ऑफ की बात भी आएगी, बैलेंस शीट में शो करने की बात भी आएगी, सब आएगा। वो प्रेजेंटेशन तो अभी पेंडिंग है। गुड जी, चलिए आगे। तो 6 क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन डू एज ए होमवर्क टुडे, एंड देन मैं एक न्यू क्वेश्चन ओपन कर रहा हूं। ये आपका आज का होमवर्क है बेटा, देख लीजिए सब लोग। क्वेश्चन 31, तो ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। 31 से लेकर 36 तक है आपके। तो TS वेबर बुक का क्वेश्चन नंबर 31 to 37, 36
ये आपका आज के टॉपिक पे है जिसका नेम क्या है? टर्म्स और इशू। हाँ, इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। इश्यू तो हो ही रहा है और हम तो इश्यू वाले दिन पे खड़े हैं, बट हमें टर्म्स ऑफ रिडम्पशन को देखते हुए एक नया अकाउंट डेबिट करना है, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर, और एक नया अकाउंट क्रेडिट भी करना है उसके बराबर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब देखो ध्यान से बेटा, क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन में कुछ है ऐसा अभी आपके लिए? टेल मी, चेक करिए क्वेश्चन, रीड करो एवरीवन। सर अगर हमको क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि डिस्काउंट पे है कि प्रीमियम पे है, तो हम अलॉटमेंट मनी को ही प्रेफरेंस देंगे ना, कि अलॉटमेंट मनी अगर 30% ऑफ फेस वैल्यू दी है तो उसमें हम, अगर वो टोटल फेस वैल्यू से कम आ रही है तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि हाँ डिस्काउंट पे इशू आया। वही बात है बेटा, 100 का 30% 30 रुपीज और डिस्काउंट के बाद है या प्रीमियम को प्लस हम करके? नीचे नोट में लिखेंगे ना कि इट इज अज्यूम दैट अलॉटमेंट मनी इज आफ्टर इज द नेट ऑफ। वैसे तो स्टैंडर्ड, बहुत स्टैंडर्ड assumption लिखी होती है, तो पता ही है कि अगर अगर नहीं बताया तो अलॉटमेंट पे मानेंगे। सर अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन कि डिस्काउंट पे किया है कि प्रीमियम पे, वो हमें जज करना है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, क्वेश्चन में मेंशन है तो कैसे पता चलेगा? तो हम अलॉटमेंट मनी से जज नहीं, कर क्वेश्चन सकते जब हैं। पढ़ोगे पता चल जाएगा कि मान लो उन्होंने कुछ भी लिखा है, आपको समझ आ जाएगा कि वो 95 बन रहा है। वो ऐड करके आएगा ना सारी कॉस्ट। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में लिखा तो है ना कि एप्लीकेशन मनी 50 रुपए, अलॉटमेंट मनी 45 रुपए, 45, तो दिखा दिया उसने कि 95 रुपए ले रहे हैं हमसे। तो ऑब्वियसली जो 95 रुपीज बन रहे हैं वो डिस्काउंट के बाद ही बन रहे हैं। दूसरा, ये डिस्काउंट कहाँ है? अलॉटमेंट पे है, 45 रुपीज में डिस्काउंट कटने के बाद ही आया है 45। कुछ नहीं है, डाउट है ही नहीं कुछ बेटा, सब लिखा होगा। आपको एक भी क्वेश्चन मिलेगा कहीं भी ऐसा, किसी बुक से करो। अच्छा, क्वेश्चन को रीड करो। पहला केस क्या है? डिस्काउंट इशू करें तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और सेकंड केस इंपॉर्टेंट है बस। आप अगर देखो कि एग्जाम में अगर अलग से आता है 3 मार्क्स में, तो सेकंड केस ही आता है ओनली। 95 पे इशू किया, 105 पे रिडीम करना है, तो सेकंड केस इज इंपॉर्टेंट। अब बताओ मोटा टोटल लॉस कितना हो यहाँ पे? सेकंड केस में लॉस कितना हो बेटा? 10 रुपीज का। 10 रुपीज किस चीज के हैं? किसी के भी हो, लेकिन 10 रुपए लॉस है, बस मुझे इतना पता है। हाँ, डिटेल में पता है मुझे। 5 रुपए डिस्काउंट का लॉस है और 5 रुपए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का। टोटल लॉस 10 रुपए हो गया मेरा। उसके बाद एट पार 100 इशू किया एट पार पे, रिडीम किस पे करना है? 105 पे, तो लॉस कितना हो गया? 5 रुपीज। फेस वैल्यू सब केस में 100 ही है। तो ये तो ऐसे इंट्रो क्वेश्चन है, जैसे मैंने एग्जांपल बनाई थी अपनी, ये वो है। फिर आगे चलते हैं, आपको बुक में मिलेगा बेटा, देखो मैच करो। वैसे मैंने चेक तो कर लिए थे, आपकी न्यू बुक के साथ सीक्वेंस मैच करते हैं ना। टीएस बुक के क्वेश्चन का पीडीएफ आपके ग्रुप में है, अगर किसी का बुक नहीं है बाय चांस तो वहां से करिए, लेकिन होमवर्क करना है पक्का। और बुक अगर नहीं है तो जल्दी से परचेज करें। ZK लिमिटेड इशूड 4 लाख 9% डिवेंचर रुपीज 100 ईच, तो ये 4 लाख रुपीज क्या हो गया? फेस वैल्यू। अब ये रुपीज है बेटा, ध्यान रखना, यहाँ ना बहुत बहुत बड़ी सिली मिस्टेक होती है। मतलब उसका रीजन है, पता है क्या होता है? कि सर नींद आ रही थी एग्जाम में ना, आंखें बंद हो रही थी, सोई नहीं रात को, पढ़ते रहे, तो उसका क्या फायदा हुआ? दिमाग तो लेके नहीं गया हम अपना, जो जिसने करना था सो। 4 लाख रुपए है ये, नंबर्स नहीं। आप किसी को वहां रुपीज दिखते ही नहीं, नंबर्स ही समझ लेते हैं। 4 लाख इंटू 100 4 करोड़ पे चला जाता है वो। ध्यान रखना कि रुपीज का साइन है या नहीं। फ्रिक्वेंटली जो सिली मिस्टेक देखी गई है। तो 4 लाख रुपीज है, मतलब 4 लाख बाई 100, 4000। तो यहाँ पे हमारे कितने हो गए? 4000 डिवेंचर्स हो गए, और 100 रुपीज का ईच हो गया 4 लाख के। डिस्काउंट पे इशू किया हमने 5%, तो एक लॉस तो हमारे सामने आई गया 5 रुपीज का। हाँ जी, अब 5% किसका करेंगे?
फेस वैल्यू का ही 100 का ही, चाहे 4 लाख का बोलो एक ही बात है। 4 लाख का 5% 20,000, तो 20,000 का डिस्काउंट तो मैंने दे दिया और साथ में प्रॉमिस क्या कर दिया 10%। कितना लॉस हो गया देखो, यही केस इंपॉर्टेंट है। 2019 का एग्जाम जो सीबीएसई का लास्ट एग्जाम था, उसके बाद तो हुआ ही नहीं, एग्जाम ही नहीं हुआ उसके बाद। 2020 में एग्जाम हुआ नहीं, विदाउट एग्जाम ही प्रमोट कर दिया गया स्टूडेंट्स को। तो 2021 में भी आपका भी एग्जाम होना है इस चैप्टर को लेके। तो और पहले जो एग्जाम है टर्म 1 वो तो ऐसे ही है, हम उसको मानते ही नहीं, एमसीक्यूज फॉर्म में जो है, अकाउंट्स तो सब्जेक्टिव फॉर्म में ही होते हैं ना मेन। तो यहाँ आपको प्रेजेंटेशन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप कह लो कि आपके पास लास्ट ये क्वेश्चन है और इसी को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं हमेशा, यही केस आता है। जब मैं से अभी कह रहा था तो लास्ट यही आया हुआ एग्जाम में कि इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, डबल लॉस, 5 रुपए का लॉस डिस्काउंट के नाम से और 10 रुपए का लॉस जो आपने एक्स्ट्रा पे करने का प्रॉमिस किया है। दोनों ही लॉस ही होते हैं, इसका एक ही नाम होता है लॉस ऑन इशू डिबेंचर। आपके सामने बेटा सर हम इन दोनों को इकट्ठे लिख देंगे। इकट्ठे लिखेंगे बेटा, ये समझाने के लिए, ठीक है ना, इस पे ध्यान मत दो, आप इकट्ठे लिखो इसको, लॉस ऑन इशू डिबेंचर। तो समझाने के लिए लिखा कि अब हर कैटेगरी का स्टूडेंट है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लास भी चल रही है और ऑनलाइन स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है हमारे साथ मोबाइल ऐप के थ्रू, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी हमारे ऊपर है। कईयों को तो बिल्कुल ही अकाउंट्स नहीं आती, डेबिट क्रेडिट पता ही नहीं है, +1 में उनको आता ही कुछ नहीं, सबके लिए चल रहा है आजकल सिस्टम। तो डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, तो ये दोनों इकट्ठे कर दो, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू लिख दो 60,000 का, ये आपका होमवर्क है। तो स्क्रीनशॉट मत लेते रहो अभी इन सब क्वेश्चंस के, ये होमवर्क में करने हैं, बाद में कॉपी करके ले आओगे। तो ऐसा तो हर चीज अवेलेबल है ऑनलाइन। हाँ जी सर, जो फिर हमारा प्रीमियम रिडेम्पशन होगा वो भी 60,000 से होगा ना? नहीं नहीं बेटा, कहाँ चले गए, डिस्काउंट 20,000 है, प्रीमियम 40,000 है। मतलब फिर हम ऊपर 60 लिख सकते हैं, नीचे 40 लिखना पड़ेगा। यहाँ तो ये आएगा, मैं फिर समझा रहा हूँ, जब हमने लिखा 3,80,000 रुपीज डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, 20,000 का डिस्काउंट डेबिट, इस बात को समझो सुखमन, ऐसे कभी गलती नहीं होगी। मैं भी आज भी मैं ऐसे लिखता हूँ, इतने साल हो गए ना, चीजें रट चुकी हैं हमें तो, पर आज भी मैं ऐसे लिखता हूँ कि मेरे से गलती ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम एक्सपीरियंस अपनी जगह है। जिस दिन एग्जाम में लिख रहे होगे उस दिन आप क्या लिख रहे हो, उस दिन आपका माइंडसेट कैसा है, घर से आप किस माइंडसेट से निकले हो, तो वहां गलती हो सकती है। तो इसलिए अपने आप को ना तैयारी ऐसे करो कि मेरे से गलती हो ही ना। पहले 380 लिखूंगा, मैं डिस्काउंट के 20,000 लिखूंगा। अब यहाँ क्या लिखना है छोड़ो ना, अभी बाद में देख लेंगे क्या लिखना है, यहाँ जो मर्जी लिख लेना, आपको अमाउंट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, या दिमाग सोचने में कि ये 20,000 किसके हैं, डिस्काउंट के हैं, चाहे ऐसे रफ लिख लिया 20,000, बाहर लिख लो चलो कोई बात नहीं 20,000, और 380 + 20 कितना हो गया 4 लाख। आपकी फेस वैल्यू कंप्लीट होगी कि 4 लाख के डिवेंचर के अगेंस्ट मेरे पास 3,80,000 आए और 20,000 डिस्काउंट आया। उसके बाद मैंने एक प्रॉमिस किया जाते थे रिटर्न गिफ्ट, ये भी लेके जाओ, हम आपको 40,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे 10% जब तुम मिलोगे 5 साल बाद, जिसके 2 नाम हैं, एक डेबिट नेम है और एक क्रेडिट। इसलिए मैं स्टार्टिंग से ऐसे समझा रहा हूं कि एक सिंपल एंट्री है इशू डिवेंचर की, और फिर दूसरा एक अलग से पार्ट उसमें ऐड हो रहा है, दैट इज ए डिटैचेबल पार्ट, अलग से देखो उसको, वो लॉस डेबिट भी हुआ है और प्रीमियम क्रेडिट भी हुआ है। वो आपको बता रहा हूँ कि सीबीएसई आपसे चाहती है, जबकि ऐसा कोई फंडामेंटली नहीं कहीं लिखा कि दोनों को प्लस करके एक अकाउंट बनाओ। सीबीएसई चाहती है कि इसे ऐड करके एक अकाउंट बना दिया जाए। तो जब आप मैच्योर हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, तो एक अकाउंट लिखना शुरू कर देना, अभी 2 लिखो कोई बात नहीं, वो गलत थोड़ी ना है 2 लिखने, हम सीबीएसई एग्जाम में थोड़ी लिख रहे हैं, अभी कॉपी भी लिख रहे हैं। जब लिखोगे तब तो आप एक्सपर्ट होके जाओगे, तब आपको पता होगा कि लॉस लिखना है, इसको इकट्ठा लिख दो बस 60,000, फिर उसको राइट ऑफ भी करेंगे आगे जाके। फिर ऐसे बेटा क्वेश्चन नंबर, ये सब 10 ईयर्स के क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन है आपके पास, ये सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है 2020 में।
नहीं सॉरी, मैंने बाय मिस्टेक गलत बोल दिया। 19 में पेपर हुआ था, 20 में तो पेपर हुआ था, 21 में नहीं हुआ। 21 में नहीं हुआ सॉरी, 21 में हमारी जो लास्ट ईयर की क्लास थी। तो ये लेटेस्ट 2 क्वेश्चन है बेटा आपके पास, 19 और 20। फिर 21 में एग्जाम नहीं हुआ, इस साल स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया कैसी, जो इस टाइम हमारे पास बीकॉम सेमेस्टर 1 में स्टूडेंट्स हैं। तो और आपका एग्जाम तो अभी होना है इस चैप्टर का। तो ये 2 लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो दोनों देखो इसी टॉपिक में से आए हैं। आप कह लो कि 2 साल लगातार इसी को इम्पोर्टेंट मानते हैं इस पूरे चैप्टर में से टॉपिक को। वेंडर केस ऑलरेडी शेयर वाला है, इससे पहले इशू डिवेंचर एक ही बात थी, इंस्टॉलमेंट सिस्टम। लमसम तो इसमें कवर ही हो रहा है, ये लमसम ही कवर हो रहा है एक तरह से। तो इसमें लमसम भी आ गया नई बात, डिस्काउंट नई बात है वो भी आ गई, प्रीमियम भी आ गया। तो समझो कि 3 बातें इसी एक क्वेश्चन में कवर होगी, इसलिए ऑल टाइम फेवरेट रहा है एग्जामिनर का। हाँ, उसको लगे कि बोर हो गया, अभी इस बार कुछ और डालते हैं, देन फिर आपको पता है नए हेडिंग्स आएंगे, कोलेटरल सिक्योरिटी, फिर रूटीन में वेंडर केस होता है वो भी आ सकता है। तो बहुत ईजी है आपके लिए। ओवरऑल चैप्टर इज वेरी इजी, कोई इशू नहीं इसके अंदर। 6 टॉपिक्स हैं, 6 लेक्चर्स में हो जाएंगे कवर हमारे। ओके जी, अब ये क्वेश्चन होमवर्क में है, डू इट ट्राई। 34 क्वेश्चन 2012 में आया था, सब 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं। ये इसी ट्रेंड को शो कर रहे हैं कि हर साल एग्जाम में कोई ना कोई आता रहा क्वेश्चन। ये आपको करना है, 3 अलग अलग केसेस हैं। तो उसके बाद फिर आप करके लाओ, मैं चेक करवा दूंगा आपको सोल्यूशन में से। फिर 2013 का क्वेश्चन है, देखो बुक ऑथर का कोई क्वेश्चन नहीं अपना, 10 ईयर्स के क्वेश्चन यूज किए जा रहे हैं, इसी ट्रेंड को शो करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन है जो इस बुक का अपना क्वेश्चन हो सकता है, इसको रीड कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाँ जी, 50,000 नंबर्स है, रुपीज है, बताइए अभी वन नंबर्स 50,000 नंबर्स है, 9% डिवेंचर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ₹10 फेस वैल्यू होगी। हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है। उसको हमें 10% प्रीमियम पे करना है, 10 रुपीज़ का 10%, ₹1 एक्स्ट्रा देना है। उस ₹1 के 2 नाम है, लॉस ऑन इशू डेबिट होगा, प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट होगा। और अब ये क्वेश्चन लमसम में है, या वो तो हमारा मेन हेडिंग अभी भी चल रहा है डे 1 से, कि इशू फॉर कैश लमसम एक बार में या इंस्टॉलमेंट में। ये इंस्टॉलमेंट है, ₹4 एप्लीकेशन है, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट है। यस, तो ₹10 में से ₹4 एप्लीकेशन, ₹6 हो गया जी, क्लियर। तो इसको करना है अब अपने। अब क्वेश्चन यही है कि सर वो जो मैंने अपना लॉस दिखाना है ₹10 वाला, ₹10 का 10% ₹1 वाला, वो लॉस मुझे कहाँ दिखाना है, कहाँ दिखाना है भाई, अलॉटमेंट के टाइम, जिसका नाम लॉस ऑन इशू भी है और वो थोड़ा उल्टा लिखा गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम भी PREM डॉट नहीं होता, ये यहाँ सब चल जाता है ना, इतने क्वेश्चन बनते हैं तो टाइपिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको एक क्वेश्चन करना है बस एग्जाम में, एक आएगा 1 एंड ओनली, अगर वो भी आया तो इस टॉपिक पे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तब अपने पास स्पेलिंग मत रख के आना, वहां डोनेट करके आनी है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, स्पेलिंग PREMIUM, डॉट नहीं होता। समझाने के लिए सब चल जाता है, जैसे अब जनएंटी नरेशन में सब शॉर्टकट लिखा हुआ है। ये बेटा वो आगे तो 37 से तो न्यू हेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये हमारा टॉपिक नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिवेंचर इंटरेस्ट को, क्योंकि अब ये 2 छोटे टॉपिक आएंगे परसों, ओके नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे हमारे। एंड संडे आई एम गोइंग टू टेक क्लास, व्हाट्सएप पे टाइम डिसाइड कर लेते हैं, मोस्टली मॉर्निंग का रहता है। उसमें मैं आपको 2 टॉपिक कराऊंगा, डिवेंचर इंटरेस्ट, आधे घंटे की गेम भी नहीं है, और कोलेटरल सिक्योरिटी, वो भी आधे घंटे की। ओवरऑल बैलेंस शीट के साथ, हर बात के साथ लॉजिक बेसिक्स के साथ करेंगे, तो 1.5 घंटे में हमारे 2 टॉपिक हो जाएंगे। तो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स किस पे होंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट एंड कोलेटरल सिक्योरिटीज। उसके बाद फिर हम वेंडर केस पे जाएंगे, जो वैसे ही बहुत ईजी है, वेंडर केस आपको आता भी है पहले से, और डिटेल में करेंगे। दोबारा कर रहे हैं तो हम टर्म 2 में, टर्म 2 में हर चीज़ दोबारा होगी, पहले की भी हो तभी कोई बात नहीं। ठीक है जी, अब बताइए एनीथिंग एल्स, कोई डाउट, कोई बात। नो सर। सर अनलिस्टेड कंपनी क्या होता है? मैं एक मिनट ठहरो बेटा, इसको ओपन कर दूं रिकॉर्डिंग को, फिर डाउट लेता हूँ आपका।
ओके एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।